बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। हमने बात करनी है HIV पे। HIV क्या है, इसमें और एड्स में किस तरह क्या डिफरेंस है, HIV ट्रांसमिट किस तरह होता है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को एड्स या HIV हो जाता है तो क्या अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म है या वो नॉर्मल इंसान की तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, और क्या क्या उसने एहतियात करनी है, और जनरल जो प्रिकॉशंस हैं हमें क्या लेनी चाहिए क्योंकि ट्रांसमिट किस तरह होता है। सो आज इन सारी चीज़ों पे जो है वो हमने बात करनी है, तफसीलन बात करनी है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं राव जो कि जनरल सर्जन हैं। इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे? थैंक यू सर, कैसा आगाज़ हुआ दिन का आज? हेक्टिक स्टार्ट से थोड़ा सा बिजी इट वाज अ हेक्टिक डे। नाज़रीन, इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुहैर बुखारी, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। मुल्तान में डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो है वो आगाज़ हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ काफ़ी जगह पे हम देख रहे हैं कुछ ट्रैफिक के हवाले से क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जो है वो कवर करते हैं, पॉलिटिक्स की बीट भी इन्हीं के पास है। तो इस हवाले से अभी जो हमारा हालिया जो बाई इलेक्शन हुआ है उस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैर बुखारी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी तक तो ठीक है। क्यों, आगे जाके क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं क्या होता है। मिलिट्री अगर इजाज़त है तो मैं गेस्ट से आगाज़ करना चाहूँगा। हाँ, आप जो है वो ये इख्तियार आपके पास है। ठीक है, नहीं वो मैंने कहा पूछ लेना रिपोर्टर हजरात से। आपके पास है। सर, मैं पहले जनरली आपसे जानना चाहूँगा कि HIV क्या है। HIV को ज़रा डिफ़ाइन कर दें इन अ वेरी लेमैन टर्म, आसान अल्फाज में। जिस तरह डिफरेंट आपके पास जरासीम होते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स हैं। एक होता है बैक्टीरिया के वायरसेस, और वन ऑफ द वायरसेस दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये जो मर्ज कॉज करता है उसे हम कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसकी जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए December 1 ऑफ एवरी जो ईयर है वो मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपीट कहते हैं इस डे को। सो व्हाट इज़ एड्स? अगर पूछा जाए ना, किसी भी शख्स जिसको HIV की इन्फेक्शन हो जाए उसका पहले एक आता है एक ऐसा पीरियड जिसमें वायरस ना डिटेक्ट होता है ना कुछ। वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है। किसी में आपके पास सिर्फ कुछ महीने बाद जाके वायरस एक्टिव हो जाता है, किसी में कई साल एक्टिव पड़ा रहता है। उसके बाद जब ये करता है, ये वायरस क्या करता है, आपके जो T सेल्स हैं जो भी आपकी इम्यूनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको जाके डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। इसलिए हम इसमें CD4 लेवल्स दिखलाते हैं, ठीक है। CD4 सेल्स होते हैं, उनको एक डिस्ट्रॉय करता है। जब उनको डिस्ट्रॉय करता है तो आपकी इम्यूनिटी बॉडी की आहिस्ता आहिस्ता डाउन होनी शुरू होती है। इसे हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। अब लोग कहते हैं, अब इसकी ट्रांसमिशन के मेथड्स पे जाए पूछा जाए कि भी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो इनिशियली समझा जाता है कि ये वायरस था डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, स्पेशली चिंपैंजीज और मंकीज़ के अंदर। उनसे ट्रांसमिट हुआ ह्यूमंस में। उनके अंदर ये अभी जो है ना, अभी भी ये डिजीज़ कॉज नहीं करता, लेकिन ह्यूमंस में वो सारे प्रोटीन्स नहीं थे जो इसको फाइट ऑफ करते। ह्यूमंस के अंदर स्टार्ट हुआ 70s और 80s के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इनिशियली समझाता था कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनकी वजह से ये फैलता है, या उसकी वजह से। बाद में अंदाज़ा हुआ कि जितने भी ब्लड प्रोडक्ट्स हैं या थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी सिक्रीशंस, चाहे इसमें सलाइवा आता है, सीमेन आता है, ब्लड आता है, उसकी वजह से होता है। और अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए हमें कि हमारे पास HIV के इतने सारे पेशेंट्स हैं कि कई लोगों को पता नहीं होता। अक्सर हम जब सर्जरी में स्क्रीनिंग करवाते हैं, हेपेटाइटिस B, C और साथ में HIV हम कराते हैं, तो उसके अंदर हमने देखा है कई लोगों का पॉजिटिव आ रहा होता है, ठीक है। अब जब ये सारा होता है इशू, तो पेशेंट के लिए भी एक नई चीज़ होती है, हमारे लिए भी नहीं होती है। इसकी इट इज़ ट्रीटेबल, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अगर प्रिवेंशन के पर जाओ, देयर लॉट ऑफ प्रिवेंशन इन दिस। आप पेशेंट को, हम लोग कहते हैं कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज करें हमारा पेशेंट है जो HIV पॉजिटिव है, पहले एक स्टिग्माटा था कि अगर आप पेशेंट से हाथ भी मिलाओगे तो आपको हो जाएगा। इस पर जाने से पहले मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि ये जो HIV की डिज़ीज़ है, अगर हम उसकी बेस सेट करें तो क्या ये बहुत ही ज़्यादा मोहलिक बीमारी है, इससे डेथ हो सकती है? फाइनल स्टेज जैसे कहते हैं कि एड्स जो है वो बिल्कुल लास्ट, जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल अब फाइट करने के काबिल नहीं रहा, तो अब उसको हम उस डिजीज़ को हम कह देते हैं एड्स है। उसके लिए प्रिकॉशंस पे जाने से पहले क्या एक शख्स को जो हो गया वो बिल्कुल ही उसकी डेथ है, जैसे हम कैंसर के बारे में हमारे कहा जाता है? देखिए, दोनों ही हमारी मिथ्स हैं। अब पहले तो हम कहते थे कि इस एड्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
और अभी भी जैसे हेपेटाइटिस सी है ना, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर मेडिकेशन जो वायरस को मार देती है। हमारे पास इस वायरस को रिड्यूस करने के लिए, वायरल लोड कम करने के लिए हार्ट थेरेपी है, HAART, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है, वो वायरस की लेवल्स को कंट्रोल करता है। और विद टाइम हार्ट थेरेपी इतनी अच्छी हो गई है कि पेशेंट्स एक नियर नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ओके, इसमें ये नहीं होता कि वायरस बॉडी से ख़त्म हो गया, उसकी ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसमिशन रहती है, लेकिन ये है कि पेशेंट एक नियर नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। नियर नॉर्मल लाइफ में फिर अगर ट्रांसमिशन हो रही है तो फिर नियर नॉर्मल लाइफ तो वो नहीं गुजार पा रहा ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए उसमें एटलीस्ट ये जो पेशेंट को पहले होता था ना कि एड्स इटसेल्फ इंसान को अब नहीं मारता था। ओके, जो चीज़ मारती थी वो थी आपके पास जो उसका इन्फेक्शन होती थी। ओके, समथिंग एज स्मॉल एज चेस्ट इन्फेक्शन, जो सबसे वायरल आजकल फैली हुई है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो इतनी प्रोग्रेस कर जाती थी कि फुल ब्लोन निमोनिया, और बिकॉज बॉडी कंप्लीटली फाइट ऑफ नहीं कर पाती, नो मैटर जितने मर्जी एंटीबायोटिक्स दो, एंटीवायरल्स दो, तो पेशेंट की बॉडी इसको कोप नहीं करती थी। ठीक है। समथिंग एज स्मॉल एज स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है, एक छोटा सा दाना जिसको आप कुछ चीज़ समझते नहीं है कि एक अनोयंस है, एक मेजर थी, बस एक तंगी हो रही है इससे, वो इतना बह जाता था कि हर तरफ पास और सारा फ्लैश डिके होना स्टार्ट होता था, गलना शुरू होता था। ये होता था बिफोर दिस थेरेपी। अब थेरेपी के बाद एटलीस्ट ये हमारे पास एडवांटेज होता है कि पेशेंट को ये सारी इन्फेक्शंस जो है दे डोंट, ये इतने बुरी तरीके से इफेक्ट नहीं करती। ओके, ठीक है, हार्ट का ये एक फ़ायदा है हमारे पास। देयर आर केसेस नाउ पेशेंट्स जिनमें कम्प्लीटली वायरस भी आपकी बॉडी आपकी बॉडी यूज होना शुरू होती है, उनमें अब ये डाउन जाना शुरू हो गया इसके वायरल काउंट्स, और कुछ लोगों में कम्प्लीटली विदाउट थेरेपी भी वायरस फिनिश हो जाता है। ठीक है, बट वो बहुत रेयर केसेस है, फार एंड फ्यू इन बिटवीन। कुछ केसेस अमेरिका में है, कुछ अफ्रीका में है, बट पाकिस्तान में ऐसा भी कोई केस नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और स्पेशली हम जनूबी पंजाब की बात करें तो कोई स्टैट्स के बारे में हम हमें बता सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ इतना बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो स्टार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक होते हैं ऑफिशियल स्टार्ट्स, एक है अनऑफिशियल, अगर आप ऑन द ग्राउंड आप लोग देख रहे हैं, ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए, स्पेशली डीजी खान और DI खान के इस आगे एरियाज में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, अब कॉज फॉर स्प्रेड मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे बाद में। हमारे पास निश्चित में भी ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था फ्रॉम तौसा, HIV पॉजिटिव था, सिजेरियन करना था, कोई भी पेशेंट उसको ऑपरेट करने था। तो देखिए ये वो चीज़ नहीं है जो कि इस हवाले से मैंने बात करनी थी, क्योंकि मैंने खुद भी हम लोग विज़िट करते हैं हॉस्पिटल्स को, तो देखते हैं कि जैसे ही HIV का पता चला तो वो पेशेंट को या तो वार्ड से घर भेज दिया जाता है या कोई डॉक्टर उनका सर्जरी नहीं करना चाह रहे होते। इसकी क्या वजह होती है, इस पर तफसीलन जो है वो डॉक्टर हम बात करेंगे। मैं ज़रा बुखारी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। साहब FBR के बारे में ज़रा बताएं। पहले उनकी जो है वो डेडलाइन ख़त्म हुई ऑनलाइन गोशवारे जमा कराने की, अब जो है वो मैनुअल गोशवारे जो है वो जमा कराने की डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है। इस दफ़ा का टारगेट मीट हुआ या रह गया है टारगेट? नहीं, बहुत सी डेडलाइंस ख़त्म हो गई हैं। क्या कह रहे हैं आप? बहुत सी डेडलाइंस ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल की जाने पाया था। उसमें ऐसे है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो इशू चल रहा था कि हमने टैक्स कलेक्शन जो है वो करनी है, और टैक्स कलेक्शन में आपको पता है कि अमूमन हम लोग आखिरी तारीख का इंतज़ार जो है वो करते हैं। इट्स आवर नेशनल इशू। हमने बिल भी आखिरी तारीख में अदा करना है, और कोई भी हमारा मैटर हो हम उसको आखिरी, चाहे वो इम्तिहान की तैयारी से लेकर बिल की अदायगी हो या फिर टैक्स की अदायगी हो या फिर वो वोट कास्टिंग हो, तो हमेशा आखिरी लम्हों का या आखिरी वक्त का इंतज़ार करते हैं। तो सेम इसी तरीके की सिनेरियो जो है वो हमने लास्ट टाइम भी फेस की कि जो टैक्स कलेक्शन थी, टैक्स रिटर्न्स थी, फिर उसमें तारीख में इजाफा करना पड़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इवन कि उन्होंने टैक्स अच्छा कलेक्ट भी किया, लेकिन उसके बावजूद फिर उनको जो है वो तारीख में इजाफा करना पड़ा। लास्ट 30 नवंबर मैनुअल टैक्स रिटर्न्स का लास्ट डेट था, कल गालिबन संडे था, और उससे पहले जो हफ्ते वाले दिन था FBR के दफातर खुले थे। इवन के छुट्टी वाले दिन भी FBR के ऑफिस जो है वो ओपन थे। LTOs, MTOs और RTOs वगैरह जो FBR के जो इलाकाई दफातर हैं वो खुले थे टैक्स कलेक्शन के हवाले से। अच्छा, मैनुअल ये होता है कि मतलब कि कुछ लोग तो ऑनलाइन सबमिट करा देते हैं, और कुछ लोग मतलब वकील उनके पास इस्तात नहीं होती। लोग समझना चाह रहे हैं कि ये मैनुअल टैक्स रिटर्न्स क्या होती हैं। तो मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब वो वकील रखने की इस्तात नहीं रखते, वो खुद एक फॉर्म निकालते हैं और FBR के ऑफिस जाके उसको सबमिट करवाते हैं। तो ये एक मैनुअल एक प्रोसीजर होता है, लेकिन इसकी तादाद बहुत कम होती है। और मुझे अभी फिगर मेरे पास नहीं है, अभी मैंने जब FBR ऑफिस जाऊँगा तो फिगर उसका हासिल करेंगे। बहुत कम तादाद में ही, जब आज से कोई मैंने एक हफ़्ता पहले पता किया था तो किसी ने भी मैनुअली रिटर्न फाइल नहीं की हुई थी।
तो अब तक तो फिर अभी तक ये मैनुअली उसको रखा हुआ क्यों है? क्या देखिए एक स्लॉट तो होनी चाहिए ना कि एक हमारे पास ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर कोई वकील नहीं कर सकता या किसी को ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं समझ आ सकता, कल को कोई कोर्ट ना चला जाए कि हम तो मतलब कि तरीका इतना डिफिकल्ट है कि हम तो अपना टैक्स ही नहीं बता सकते। वैसे इजी क्या तो है? एफबीआर के पास ये देखिए इजी तो आज डिजिटलाइज दौर है, हर किसी को पता है कि ऑनलाइन देखिए एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन उसके हाथ पे मोबाइल जो है वो पकड़ा देते हैं और उसको पहले से ये जो है इसी को ही बताते हैं कि यही तुम्हारी ज़िंदगी है और इसी को ही जो है डॉक्टर साहब इसको सेकंड भी करेंगे कि यही आपकी ज़िंदगी और इसी को ही आपने जो है वो आगे लेके चलना है। और माँ साहिबा एक साइड पे बैठे और बच्चे जो है वो इस चीज़ को लेकर बैठे, बात कहीं और चली जाएगी। फिर हम वापस टैक्स रिटर्न्स पर आ जाते हैं। तो फिर यही है कि ना सिर्फ एफबीआर के दफातर खुले थे बल्कि साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने भी अपनी जो ब्रांचेज़ हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से वो भी हफ्ते के रोज़ जो है वो खुली रखी थी। तो फिर बीच में इतवार आ गया, एक गैप आ गया। तो आज क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे है और हम आपके पास बैठे हैं, अगर हम आपके पास ना होते और मंगल को आते तो फिर हम किसी पोजीशन पे होते, कोई फिगर के साथ बैठे होते। तो ये सोहेल साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें आज तलब किया यहाँ पर, तो इसलिए हम पंजाब में एक देख रहे हैं ट्रेंड जो है वो हमारी हुकूमत पंजाब जो है वो ईवीज़ की तरफ और जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रही है। पेट्रोल जो हमारे रिक्शा है उसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है, तो इसके बारे में बताइए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, आवाम इसको किस तरह देख रही है? काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है इस पर। देखें, इस पर सबसे पहले मैं भी खुद ही रिपोर्ट करके आया हूँ इस पे जो चिंची रिक्शा जो है वो चल रहा है। इस पर मैंने चिंची वालों से भी बात की है, इनके जो सवारियों से भी बात की है और उस पर जो रिक्शे के जो यूनियन का प्रेसिडेंट है उससे भी बात की है और साथ में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से भी मैंने इस पर बात की है। सबका वर्जन जब मैंने कलेक्ट किया तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, उसके पास तो चिंची का जो रजिस्ट्रेशन है वो है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब कि रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। अच्छा, जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें रिक्शे जो हैं वो चल रहे हैं तो फिर उन्होंने सीटीओ साहब ने मुझे बताया कि इसकी हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है और बात भी उनकी बिल्कुल ठीक है कि उनकी रजिस्ट्रेशन उनके पास मौजूद नहीं है क्योंकि ये चीज़ आ जाती है ऑल्ट्रेशन में, और ऑल्ट्रेशन पर तो वैसे पाबंदी है। ऑल्ट्रेशन वैसे ही एक इलीगल एक फिनोमेना है। तो उसमें ऐसे है कि मतलब कि मोटरसाइकिल तो रजिस्टर है लेकिन जो फट्टा लगा देते हैं या उस पर जो दूसरा रक्षा लगा देते हैं वो उनके पास रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है। तो इस वक्त अगर हम मुल्तान शहर और गिरदोनवाब में देखें तो तकरीबन कोई 1 लाख के करीब रक्षा जो है वो चल रहा है, लेकिन मुल्तान शहर में 50,000 से ज़्यादा रक्षा जो है वो मोटरसाइकिल जो रक्षा है वो चल रहा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि जब सब इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एड्स के हवाले से कि ये फैलता किस तरह है, इसका बचाव किस तरह किया जा सकता है। तो डॉक्टर हुमायूं से जानते हैं। डॉक्टर, हमने नाज़रीन को ये बताया कि HIV है क्या, एड्स क्या है। मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि ये ट्रांसमिट किस तरह होता है। जैसे आप बता रहे थे कि बॉडीली फ्लूइड से ये ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसके लिए कोई प्रिकॉशंस हैं? क्योंकि मिथ्स कुछ ऐसी भी हैं कि शायद हाथ मिलाने से फैल जाता है या हग करने से फैल जाता है, या जो हम जिस तरह उसका फ्लू का कहते हैं शायद स्पिट से या उसे स्नीजिंग से फैल जाता है। तो ज़रा बताइएगा ये ट्रांसमिट किस तरह होता है। अच्छा, देखिए पहले ना इस पे बड़ा एक स्टिग्माटा था कि जिसको HIV हो गया उसके करीब ही लोग नहीं जाते थे। अभी भी हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है कि जिसको HIV हो जाए उसके इर्द गिर्द लोग नहीं बैठते, सलाम नहीं करते, ऐसे कुछ नहीं है। हाथ मिलाने से, बॉडी कांटेक्ट से नहीं फैलता। फैलता है आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स हम कहते हैं, जिसमें आपके पास सलाइवा, आपकी थूक, आपका सीमन, आपका खून, 3 चीज़ें हैं जो अगर आपकी इन्फेक्टेड पर्सन की नॉर्मल बंदे में जाए तो उससे हो सकता है। ठीक है। थूक का कैसे है? थ्रू किसिंग, सीमन का थ्रू सेक्स, और ब्लड का होता है कि आया ओपन कट्स हो गए, या हम लोग जो देखते हैं कि इन्फेक्टेड जिससे हमें होता है DI खान उससे बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे जो रिसेंट स्टार्ट्स थे ना WHO के, दैट वाज कि पाकिस्तान में अबाउट 2,90,000 रफली 3 लाख लोगों को है, जिसमें से 15% लोगों को पता ही नहीं कि उनको HIV है। ओके, ठीक है। इस पर हमने आना है कि हमें सिम्टम्स किस तरह होंगे और किस तरह पता चलेगा। तो
अब जो है ना अब इसमें क्या होता था कि वहाँ पे इंजेक्शन है, अताई वहाँ पे बहुत होते हैं, तो एक इंजेक्शन लगा निकाला दूसरे को लगा दिया, ठीक है, और हमने होते हुए देखा है कई जगहों पे। या वो ऐसे होता है कि भाई ब्लड जो है वो जाके ब्लीड करवा दिया, अगले ब्लड लगवाने की बहुत आता है पेरिफेरी में लोगों को, लेकिन ब्लड की टेस्टिंग कराते हैं, हेपेटाइटिस बी कराते हैं, सी कराते हैं, HIV कराते हैं डोनर का, उससे एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है उससे लग जाता है। तो ज़्यादातर आपके पास ट्रांसमिशन के मेथड्स ही है। फिर जो जिन जगहों पे अगर आप ऑपरेट करवा रहे हो, ठीक है, इवन स्टिच भी लगवा रहे हो, मेक श्योर कि इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड, ठीक है, मेक श्योर दे आर आपके सामने स्टेरिलाइजेशन पैकेट्स को ओपन किया जाए। अच्छा, मैं ज़रा जैसे आपने बात की कि ये बॉडीली फ्लूइड से फैलता है, हमारे वहाँ पर STIs का जहाँ पर नाम लिया जाएगा वहाँ पर एड्स का नाम लाजमी तौर पर लिया जाएगा, ठीक है। अगर इस HIV वायरस की वजह से हमारे जो बाकी जो STIs हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, बाकी जो वो हैं, वो भी इसकी वजह से होते हैं ये, या ये वायरस इंटायरली डिफरेंट है उन वायरसेस से? देखिए वही बात है ना कि इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी रिड्यूस होती है, ये हो सकता है कि इसके बाद आपके अगर नेक्स्ट सेक्सुअल पार्टनर जो पार्टनर है अगर उसको है तो आपके ये डिजीज़ हो सकते हैं, वो तो वैसे भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन जो बिकॉज वो आपके पास इम्यूनिटी नहीं होगी टू फाइट इट ऑफ, तो उसका रिएक्शन वर्स होगा, आपके पास बॉयल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा, और एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं मोस्टली इफेक्ट नहीं करते, बिकॉज एंटीबायोटिक्स भी ना एक क्रच है। फर्स्ट आपके बॉडी ने फाइट ऑफ करना, आपके इम्यून सिस्टम के वीक हो जाता है इस वायरस के वजह से। वही नहीं होता, no matter जितने मर्जी आप एंटीबायोटिक्स दे दें, चाहे पेशेंट को आप लेटेस्ट एंटीबायोटिक दे दो, स्लोस्टिजिन जो भी दे दो, उसने इफेक्ट नहीं करना, बिकॉज एक खास लिमिट तक एंटीबायोटिक्स फाइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं, हम हमने बचना किस तरह से है? जैसे आप बता रहे थे कि नीडल्स का इस्तेमाल जो है वो जब आप जाएं पेरिफेरी में जाएं, कोशिश तो करें फर्स्टली कि गो टू रजिस्टर्ड लाइसेंस डॉक्टर्स। ओके, अताइयों का और ये कंपाउंडर्स का जो बना हुआ है ना, जस्ट उनको अवॉइड करें, ठीक है। सेकेंडली मेक श्योर जो आपको, अब वहाँ पे जाके लोग पैसे कम देते हैं तो वो पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, वो एक ही सिरिंज है वो 4 बंदों को लग रही होगी, ठीक है। आई हैव सीन इट इन सर्टेन प्लेसेस कि वो एक IV लाइन है उसने निकाली है, उसने उसको पानी बॉयल कर रख दिया, अगला पेशेंट है उसको वो IV लाइन लगा दी, एंड आई हैव सीन दैट हैपन। उनको रोका, उस टाइम मुजफ्फरगढ़ में DSC था मैं, हमारे पास हेपेटाइटिस B C गाँव में पहुँचा था, हमने वहाँ पे अताइयों को करते हुए देखा था, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस B C फैलता है उसी तरीके से ही फैलता है। तो मेक श्योर कि आपके पास जो सिरिंजेस यूज़ हो रही हैं, जो IV लाइन्स यूज़ हो रही है, ब्रांड न्यू। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, पहली बात तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस बहुत कम है, जस्ट बिकॉज आपके अंदर अगर खून की कमी है, अगर 9 HP है या 8 है, पहले तो आप देखो कि आपकी खून की कमी हो क्यों रही है। नॉर्मली सप्लीमेंट से वो कवर हो जाती है, टाइम लगता है, अ मंथ एंड हाफ, लेकिन ये जो है ना कि खून लगवा ले फॉरन, ऐसा कुछ नहीं है। सर्टन कंडीशन ऐसा सर्जरी आ गई है, बहुत ज़्यादा फॉल की है पेशेंट की, तब तो ब्लड हम लगवाते हैं, वरना इवन हमारी बुक्स में है जो इंटरनेशनल गाइड लेस देन 8 HP 7.5 पे, नो इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ देयर इज नो सर्जरी। ओके, ठीक है, इफ देयर इज नो सर्जरी 7.5 पे भी खड़ा है, आप उसको सप्लीमेंट से बिल्ड करो, कॉज देखो क्या है। हमारे यहाँ ये जो एक गलत प्रैक्टिस है, हमारे बहुत ही खून लगवा लो, ब्लड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। फिर आपके पास होता है कि आप ये देखें कि आपका कुछ ऑपरेट हो रहा है तो मेक श्योर कि आपके सामने स्टेराइज सेट ओपन किया जाए, किसी और का सेट आप पे यूज़ ना किया जाए। स्टिचेस लगने तो नीडल होल्डर्स हमारे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपकी अपनी हो। जो कुछ लोग ये करते हैं जो ताई कि एक धागा है उस पर अगले 2 स्टिच एक पे लगाए, 2 दूसरे पे लगाए, 2 तीसरे पे लगा दिए। मेक श्योर दैट डज नॉट हैपन, ठीक है। नया स्टिच इस्तेमाल करें, 500-1000 आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपको अगर HIV हो गया या हेपेटाइटिस B C हो गया, उससे बचा जा सकता है। उसकी जो ट्रीटमेंट है और जो आपको लाइफ लॉन्ग स्टिग्माटा है उसका कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई वो नहीं है। आपके 1000 रुपये का और उसकी ना जो था ना स्टॉप लॉस, उसका कुछ भी नहीं है उसका से, ठीक है। उसका जो पे ऑफ है दैट्स वेरी गुड। अच्छा, फिर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में किसी को निकल आए, जानने वालों में से निकल आए, सबसे पहले कहते हैं कि फैमिली की स्क्रीनिंग कराओ उन लोगों का जिसका मोस्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, ओके, जैसे वाइफ है, अगर बच्चे हैं उनका भी करवाओ, ठीक है। अगर मदर को है तो हम कहते हैं बच्चों का भी करवाओ, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है। हाँ, मैं ये मिस हो गया मेरे से क्वेश्चन कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को पता चला है कि मैं हूँ
तो वो जो बेबी है क्या वो भी HIV पॉजिटिव पैदा होगा या उसके चांसेस हैं कि वो HIV नेगेटिव होगा? वो बच्चा HIV नेगेटिव होता है, लेकिन आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। प्लेसेंटल डिटैच होने से पहले आपने उसके स्टॉप करना है। ओके। आप लोग अकॉर्ड पहले क्लैंप कर देते हैं, फिर फौरन उसके टेस्ट भेजते हैं हम लोग। ओके। और इम्यूनोग्लोबुलिन रखते हैं, एक पूरी साइंस है उसमें, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। बट अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए हैं तो चांसेस हैं कि वो बच्चा जो है वो HIV नेगेटिव हो सकता है। ओके, ठीक है। ओके। अच्छा, हम जब बार्बर शॉप्स पे जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फैलने का खतरा होता है HIV का, तो उस पे ज़रा बताइएगा कि अब ये गलत प्रैक्टिसेस भी कुछ हैं, तो वहाँ जो ब्लड का हो रहा होता है कि एक ब्लड दूसरे पे इस्तेमाल करती है, उस वक्त ट्रांसमिशन उससे भी हो सकता है। आपको देखिए ना, ज़्यादातर बार्बर्स पे जाए, अब तो चलो डिस्पोजल ब्लेड्स आ गए हैं, वो एक ब्लेड डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन देखिए जो आपके जिस पे वो लगाते हैं रेजर के ऊपर, वो तो कांस्टेंट होता है। मैं लोगों को कहता हूँ कि ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये का एक डिस्पोजेबल रेजर आता है, प्लास्टिक का आपका अपना, उसको वहाँ ले जाओ, उसे कोई यूज़ करो। कोशिश करें अपनी सीजर्स लेके रख लें, एक टाइम वंस इन लाइफ टाइम एक इन्वेस्टमेंट है आपकी। आप बार्बर से को आप यही चीज़ इस्तेमाल पूरा अपनी एक किट बना, एक अपनी छोटी सी किट बना लें, दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग। ठीक है, आपको होता है कि अच्छा जो मेरी चीज़ है मेरे पे ही यूज़ हुई है, दिस इज़ द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू। हाँ, अगर आप अच्छी जगहों पे जाते हैं, उनसे कहें कि आपने जो ये सब कुछ है इसको स्टरलाइज करें। कई जो अच्छी जगह है ना, वहाँ पे देव गॉट सोल्यूशन, साइड सोल्यूशन उसमें डिप करते हैं, ये ऑटोक्लेव्स होते हैं, उसमें डालते हैं सीजर्स को। ठीक है, ऑटोक्लेव बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हाई प्रेशर, स्टीम और हीट से ना सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। मेक श्योर किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे ये सब चीज़ों की अवेयरनेस, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ा इस चीज़ पे होती है कि वो चेक करते हैं बार्बर्स पे जाके। इफ़ यू आर अ बार्बर, जब आपके हेपेटाइटिस B/C बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हुआ था, तो उन्होंने रजिस्टर किया था बार्बर्स को। तो वो एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि जी ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा कि एक रेजर दूसरे पे इस्तेमाल हो रहा हो। फिक्स ब्लेड रेजर्स होते थे एक ज़माने में, कि इसका वो ब्लेड्स के अंदर बिल्ट होता था, लोग तेज़ कर देते थे, उसका तो यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और खुदा ना खास्ता वो कट लगे तो फ़ौरन उसको आपने साफ़ करवाना है, उसको जो एंटीसेप्टिक है उसे वॉश करना। अच्छा, जनरली मिथ्स ये हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि ये काफ़ी सारे बॉडली फ्लूइड से भी फैलता है, हमारे यहाँ ये क्यों है कि ये सिर्फ STIs के थ्रू या उस तरह से ही फैलेगा? क्योंकि सिनोनिमस हो गया ना एड्स, और अगर हमने कोई गलत तरह का हम प्रैक्टिसेस में है, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि मैरिज से पहले की क्या स्क्रीनिंग इसके लिए करानी चाहिए, शादी से पहले, और हमें जनरली किस तरह पता चल सकता है कि यार हमें वी हैव टू अवॉइड दिस सर्टेन प्रैक्टिसेस? देखिए, इसका जो है ना, हमारी एक तो स्टिग्माटा तो सोशल प्री मैरिटल सेक्स, इट्स नॉट ऑल दैट। ओके, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं चाहूँगा हम ब्रेक के बाद इसको बड़ा तफसीलन डिस्कस करें। नाज़रीन, इस वक्त वो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम HIV के बारे में बात कर रहे थे। मैंने डॉक्टर से ये सवाल किया था कि मैरिज से पहले किस तरह की जो है वो स्क्रीनिंग करानी चाहिए, और इन जनरल कितने वक्फे के बाद जो है वो हमें स्क्रीनिंग जो है वो करानी चाहिए। जी डॉक्टर, बताइएगा, मैरिज से पहले हमें HIV की स्क्रीनिंग के बारे में बताइएगा। ये भी बताइएगा क्या ये कोई पेनफुल प्रोसेस है या कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरा ये भी बताइएगा कि कितने इंटरवल के बाद हमें जो है वो एक जनरल आम इंसान को जो है वो करा लेनी चाहिए HIV की स्क्रीनिंग। अच्छा देखिए, इससे मैरिज ताल्लुक नहीं है इसका। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हाँ, एवरी पर्सन वंस यू आर ऑफ अ सर्टेन एज, 16-15, आपके ईयरली स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए। ओके। मैं आई एम यूज्ड टू गिविंग ब्लड आफ्टर एवरी 4 months 6 months, तो मैं तो रेगुलरली कराता रहता हूँ, प्लस हमारा प्रोफेशन ऐसा है। तो ऑलवेज वंस अ ईयर गेट योर ब्लड टेस्ट, जिसमें आपका शुगर टेस्ट हो, आपका हेपेटाइटिस B/C HIV, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से लगता है। देयर वेरी साइलेंट डिजीजेस। ठीक है, जबकि साइलेंट डिजीज है ना, ये उसमें से आता है कि आपको बाय द टाइम आपको जब असर आना शुरू होता है इसके, या आपके पास वो इफेक्ट्स आने स्टार्ट होते हैं, बाय देन इट्स टू लेट। ठीक है, तो you should get a screening once a year is mandatory. 6 months is even better. Okay. And it's not expensive. आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, अब तो किट्स आ गई टेस्ट की, B/C और HIV, इन तीनों की किट्स आ गई हैं। ठीक है, जो कि लेते हैं आपका ब्लड एक्सचेंज में, उसी में से प्लाज्मा निकाल के आपको फॉरन टेस्ट करते हैं, विद इन 5-10 मिनट्स आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं। ओके डॉक्टर, इस पर तफसील गुफ्तगू मजीद भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल जरा मौजू से हटकर है। जी जी जनाब। जी आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। तो हमारे यहाँ, मैं मुजफ्फरगढ़ से अर्ज कर रहा हूँ, रेलवे फाटक के साथ तजावजात इतनी बढ़ चुकी हैं जिससे दरअसल पैरा फोर्स वालों को ये नजर ही नहीं आ रही, या यहाँ पर आकर वो कोई काला चश्मा पहन लेते हैं। इतनी तजावजात है कि आए दिन एक्सीडेंट, पैदल चलना भी मुहाल है।
ठीक है। बिल्कुल रेलवे फाटक के साथ एक तो बसों का अड्डा बनाया हुआ है। ये इंतहाई गैर कानूनी काम किया हुआ है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ये बसों वाला अड्डा खत्म किया जाए, और बच्चे जब स्कूल से छुट्टी करके जाते हैं तो एक्सीडेंट का इतना इतना नुकसान हो रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। और ये रिपोर्ट आप रेस्क्यू वालों से भी ले सकते हैं, हमसे कहें। और मैंने बारहा रोही से ये बात की है, आप मेरा पैगाम आमिर डोगर साहब तक, जो आपके रोही के नुमाइंदे, उन तक पहुंचाइए और इस मसले को लिल्ला इसको हल कीजिए। रेलवे फाटक के साथ जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं अजय बुखारी साहब, वो आपकी बात सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो आपकी बात जो है वो उस पर कुछ रिपोर्ट भी करेंगे। मेरी बात जी प्लीज सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जी जी। ये जो मेन रोड है, सड़क के येलो जो निशान लगा हुआ था, उससे 3 फुट के फासले पर रेहड़ियां खड़ी की हुई हैं जी। 3 फुट के फासले पर, वहां से पैदल गुजरना भी मुहाल है। उसके अलावा एक बदमाशी का बहुत बड़ा यहाँ पर एक रुझान है। रेलवे फाटक के सामने पर्ची लेने वाले बिल्कुल दरमियान में सड़क पे खड़े होते हैं और बड़े ही बदमाशी से वो पर्ची लेते हैं, बेचारे रिक्शे वालों से, रेढ़े वालों से। इन्होंने इन लोगों की जिंदगी अजीरन मुजफ्फरगढ़ की है। और मैं हैरान हूँ, पैरा फोर्सेस ये क्या काम कर रही है यहाँ पर, इनको कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल यहाँ पर आकर ये लोग बिल्कुल नाबीना हो जाते हैं, इनको बिल्कुल पता नहीं है। और एक दूसरे के साथ टकरा कर पैदल गुजरने वाले गुजर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा कर। आप देखें यहाँ पर, आप आमिर डोगर साहब से कहें इनकी एक वीडियो बनाकर शेयर करें, खुदारा रहम करें लोगों पर। ये बहुत बड़े एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है, मेरा अक्सर गुजर होता है, लोग बेचारे सड़कों पर पड़े होते हैं। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। जी जी साहब, इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक बीट रिपोर्टर इस पर बेहतर जवाब दे सकते हैं, जो इसको कवर करते हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल मसाइल हैं और तजावुज़ के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी किया जा रहा है, बड़ा उसको स्टर्नली देखा जा रहा है। ऑपरेशन होना चाहिए, लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। और वो इनकी बात उसी से रेलेवेंट है कि चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, लेकिन चीज़ों को मतलब कि किसी की रोजी रोटी और वो मामला तो वो आई थिंक बीट रिपोर्टर इस पर बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपका मसला जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हल हो जाएगा। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग के हवाले से, मैं चाहूँगा ज़रा आप बता रहे थे कि इट इज़ नॉट ठीक है। और ये टेस्ट में आपको मोस्ट 150-200 रुपीज़ का टेस्ट होता है। आप एवरी 6 months to 1 year करवा लें, इट्स गुड इनफ। ठीक है, ओके। हाँ, खुदा ना खास्ता आपका पॉजिटिव आता है, फिर आपका PCR होता है, फिर आपके एलाइजा टेस्ट होते हैं, उस पर फिर हम आते हैं, तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। ज़ुहैब साहब, ज़रा बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का यौम तासीस जो है वो मनाया जा रहा है, 28 मेरे ख्याल है 58th जो है वो, ये उसकी तफसीलात क्या हैं, किस तरह जो है वो इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ज़रा बताइएगा। देखिए, 58वां यौम तासीस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल मुल्क भर में मनाया गया और मुल्क भर में स्क्रीन्स भी जो हैं वो लगाई गई और मुल्तान में प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया, केक कटिंग भी हुई। पार्लियामान लीडर अली हैदर गिलानी और उसके साथ साथ जो साबिक मेंबर सूबाई असम्बली हैं सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी, वो उसमें मेहमान खसूसी थे। उसके अलावा मकामी क़यादत जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो उसमें जो है वो मौजूद थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क भर में जितनी भी स्क्रीन्स लगी थी उनके स्पीच को दिखाने के लिए, तो उन्होंने खिताब किया, तो बड़ा एक ज़ोरदार उनके खिताब था। लेकिन वो जिस तरह माजी में खिताब करते आए हैं कि तंज़ व तीर की जो निश्तर बरसाया करते थे, उस तरह का खिताब वैसे नहीं था चेयरमैन साहब का। लेकिन बड़ा एक कूल एक प्रोग्राम था फाउंडेशन डे के हवाले से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था 58वां। और मुझे याद पड़ता है कि जो पिछले दफ़ा का जो इवेंट हुआ था मुल्तान में, उसमें गवर्नर साहब भी आए थे यहाँ पर, लेकिन उस तरह की तकरीब मुल्तान में खाली एक बस स्क्रीन लगाई गई और कारकुनान आए, उन्होंने अपने चेयरमैन का खिताब सुना। और लेकिन कल एक चीज़ जो मुझे नज़र आई कि कारकुनान काफ़ी नाराज़ भी नज़र आए अपनी मुकामी क़यादत से और काफ़ी गुस्से का इजहार भी जो है वो कारकुनान करते हुए नज़र आए। तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कारकुनों को अपनी मुकामी क़यादत से। और कल की जो स्पीचेस हमने सुनी, जो मुल्तान प्रेस क्लब में जो इनेकाद हुआ, तो जो कारकुनान बैठे थे जिन्होंने पोलिंग डेज़ पे काम किए, जो कि अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिन्होंने अपनी जो है वो दिन भर काम किए, वोट मांगे, डोर टू डोर कैंपेन की, कल वो अपनी मकामी क़यादत से जो है वो काफ़ी नाराज़ भी जो है वो हमें नज़र आए, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हुए जो है वो नज़र आए।
और यकीनन अगर पार्टी इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं करेगी तो मेरे ख़्याल में फिर ये सूरत-ए-हाल बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, क्योंकि असल जो पार्टी का सरमाया होता है वो यही ग्रास रूट लेवल का ये कारकुन होता है। तो मेरे ख़्याल में जो मकामी क़यादत है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मेरे ख़्याल में उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके से पार्टी जो है वो आगे चल सके। बीइंग एक बीट रिपोर्टर ये मेरी एक सजेशन है, अदरवाइज़ हम आगे जाके इसको रिपोर्ट करेंगे और जहाँ जो भी मसाइल जो कोताहियाँ वो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जो है वो बताना है, की ज़ीनत भी बनाएंगे। अच्छा जनाब, आप बात कर रहे थे वो व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अब जब डाटा मौजूद नहीं है तो फिर अब उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाएगी, ईवीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, उसमें काफ़ी सारी सजेशंस आई थिंक हो सकती हैं। अब इलेक्ट्रिक रिक्शों की जानिब आना, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं वो तो ऑलरेडी चल रही हैं। हमारे एक प्रोड्यूसर हैं वो ऑलरेडी मैं देखता हूँ कि वो आ जा रही होती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं रोड्स पर ख़वातीन को, यंग वुमेंस को देखता हूँ तो कि वो अपने बाइक्स पे, अपने इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रही होती हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी इनकरेज होती है कि मतलब कि लोग अपने मुँह ध्यान चाह रहे होते हैं और वो अपने एक ट्रैवल जो है वो कर रहे होते हैं। तो दैट्स गुड कि मतलब कि हम जिस तरह वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि ख़वातीन को हमने खुद मुख्तार बनाना है, और अगर तो ये उसी चीज़ की अक्कासी है। में अगर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है वो जिस दिन हम देखेंगे कि बाइक्स भी ईवीज होना शुरू हो गए तो हमें लगेगा कि हाँ हम जो है वो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर हम दूसरी उसी बात पे आ जाते हैं कि मतलब कि इलेक्ट्रिक की जानिब, तो वहाँ पर उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि आप यही चीज़ हमसे वापस ले लें, इसकी रजिस्ट्रेशन कर लें और हमें आसान एक साथ पर जो है वो हमें इलेक्ट्रिक जो रिक्शे हैं क्योंकि इकोनॉमी कर, जितने भी हमारे ये चिंची रिक्शा वाले हैं ये कुछ लोग, कुछ तो बहुत कम है जो ओन करते हैं, वो ठेके पे 3.5 लाख का रिक्शा लेना, ज़्यादातर तो वो महाना डेली का जो है जितना कमाते हैं उसका एक परसेंटेज जो है वो उस ओनर को देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो एक है कि मसाइल तो पैदा होंगे उस पर जो भी मामलात होंगे। तो लेट्स सी कि हुकूमत क्या उस पर पॉलिसी बनाती है, लेकिन अभी तक तो क्रैक डाउन की सूरत हाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसी बनानी चाहिए उस पर लोगों का, क्योंकि अब हालात कुछ ऐसे हैं कि आप लोगों को अपना दोस्त बनाए ना कि अपना दुश्मन बनाए। जिस तरह कि अब ट्रैफिक के वायलेशंस पर चीज़ें चल रही हैं और सोशल मीडिया पर एक तूफान सा बरपा हुआ है, तो आप हुकूमत का हर प्रोग्राम, हर इनिशिएटिव जो है वो अच्छा होता है, वो हमारे ही उसके लिए होता है, हमारे फायदे के लिए होता है। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि हम उस चीज़ को पॉजिटिव भी बना सकते हैं, ना कि आप फाइन्स करें, चलान्स करें, आप उस चीज़ को प्रोडक्टिव से पाकिस्तान बना। ज़ैब साहब, अब फिर आप मेरे से जो है वो नाराज़ होंगे, जब से पाकिस्तान बना कब से हमने अपने शहरियों को जो है वो ढील दी हुई थी। अब जब क्रैकडाउन हुआ तो हेलमेट पहनना तो हमारे लिए, अपने लिए बेहतर है ना। जैसे मैं वही बता रहा हूं, हेलमेट का तो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में जब इंग्लैंड में स्टडी हुई थी हेड ट्रॉमा की खास तौर पे, कि 80% ऑफ हेड ट्रॉमा के केसेस जो है तो हमारे पास बहुत कॉमन है। ये सर रोड पे एक्सीडेंट हो, आपको सर को बहुत इमरजेंसी में अभी आप चले जाएं, अल्लाह माफ करे, मैं 80% कह रहा हूं, मैं तो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हेलमेट का और सूरत हाल। लेकिन आप इस वक्त जो सूरत हाल है, लोगों की माशी सूरत हाल है, अच्छा आप क्रैक डाउन करें, फिर आप फिर बड़ी सतह पे क्रैक डाउन करें, ठीक है, आप फिर उसी को रोक के खड़े हैं, आप फिर एक जो दिहाड़ीदार आदमी है फिर आप उसको रोक के खड़े हैं। अच्छा, एक वो फट्टे वाले को रोक के खड़े हैं जिसने कमाना ही 700 रुपए है, जिसने 200 का पेट्रोल डलवाना है और उसने के पीछे बचता गया। हाँ, वो अब जिसने किराया भी देना है, जिसने महंगी बिजली भी दिया जाएगा। हाँ, दूसरा वो FIR जो की जा रही है, अवेयर करें लोगों को, मतलब एक प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। कल एक जाती तौर पे एक जानता हूँ जिनका सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब उनकी सिर्फ फ्लाइट थी, वो उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आ गया, उन सारा उनका जो देखे ना वो बच्चे, इस तरह के जो मसाइल हैं वो उस पे जो क्रिमिनल। अब वो कल एक अखबार का एक वो मैं देख रहा था टाइटल, उसने लिखा हुआ था कि 1,500 जो मुल्तान के बच्चे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड डेवलप हो गया। मुझे बताएं कि जिसकी सिफारिश होगी वो तो अपना नाम मिटवा जाएगा, जिसकी पॉलिटिकल सिफारिश होगी, जिसकी नहीं होगी फिर वो कौन से प्रोसीजर से गुजरेगा, नजरसानी की जरूरत है कि वो कौन से प्रोसीजर से गुजरेगा। नजरसानी की जरूरत है एक शख्स का जो अगर किसी यंग बच्चे का, पता है कि हमारे थानों में क्या सूरत हाल होती है, एक मुहर्रर से लेकर एक इंस्पेक्टर से लेकर एक ऊपर की मामला तक, हमें अपने जायज काम के लिए किन मामला से गुजरना पड़ता है, यू नो बेटर देन मी। और हर बच्चा इस चीज को जानते हैं।
you are on the ground, so you नो know better than me. नो, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम देखिए ना, आप प्रोग्राम भी अब ग्राउंड्स पे जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अब आप मासूम ना बने, तो कहने का मकसद हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम एक रियलिटी की बात कर लें, हम एक जनरल बात क्रैकडाउन कर की रहे हैं। जरूरत है, आवाम के अच्छा, अंदर हमारी अवेयरनेस की चीफ भी जरूरत मिनिस्टर है। साहिबा है, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो मसाइल का हल चाहती हैं। बिल्कुल। हमारे जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वो मसाइल के हल चाहते हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे मसाइल थे कि लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, आपके और फौरन उस पे एक्शन लिया गया। फौरी पहुंचे वहां पे, क्यों? उनको पता है कि वो मसाइल खुद हल करना चाहते हैं। कानून पर अमल करना नाज़रीन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमने आपकी अमल करना है। चीफ मिनिस्टर एक्टिव है हर कानून पर अमल करना नाज़रीन हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इस पे चीफ मिनिस्टर साहिबा भी काम कर रही हैं, फाइन्स लिए जा रहे हैं। बहरहाल इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला एक जो आंसर है, तंबीह भी करनी है लोगों के खिलाफ, क्रैकडाउन करें, लेकिन जो है वो थोड़ी सी नज़रसानी इस पर करें। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम HIV पे तफसीलन गुफ्तगू करें तो उस बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये जो ट्रैफिक के हवाले से क्रैकडाउन चल रहा है, इसी के साथ साथ हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम HIV पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर, आपने स्क्रीनिंग के हवाले से बताया, आपने बताया कि आप प्रिकॉशंस किस तरह ले सकते हैं। मुझे ज़रा अर्ली सिम्टम्स के बारे में बताइएगा कि क्या बॉडी में इस तरह के चेंजेस आपको महसूस होते हैं। दैट इज़ दी वर्स्ट थिंग है। द बुरी चीज़ HIV के बारे में ये है कि स्टार्टिंग में जो आपको सिम्टम आएंगे ना, सिंपल कफ फ्लू के आएंगे, ओके, और उसके बाद एक साइलेंट पीरियड आया था आपके पास। ये खतरनाक बात है ना, इसमें साइलेंट डिजीज है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, दे आर ऑल साइलेंट डिजीजेस। बाय द टाइम ये आपकी बॉडी में जब एक्टिव होते हैं, इट इज टू लेट फॉर यू टू डू एनीथिंग। ओके, ठीक है, सो दैट इज व्हाई स्क्रीनिंग इज अ मस्ट। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्क्रीनिंग जरूरी मतलब है। इसके कोई भी आपको सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे, और तो है वो आपने अपना खुद ही इसका स्क्रीनिंग के हवाले स्क्रीनिंग करा के ही आप आपसे देखिए ना, ये वो डिजीज है नहीं जो कि अपने सिम्टम्स खुद कॉज करता है। जैसे आपके पास कुछ डिजीज जिस तरह HPV है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जहाँ पे होगा आपको वॉर्ट हो जाता है। ठीक है, या आपके पास फ्लू है, आपके पास फ्लू वायरल, ठीक है, आपके पास नज़ला खांसी, ये वो वायरस है जिसका दूसरी डिजीज से आपको पता चलेगा, जिसका अपना इफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन बाकी जो डिजीजेस है उनको इधर स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्स्ट थिंग अबाउट HIV। अच्छा, आपने एक थेरेपी की बात करें तो इसके बारे में बताइएगा। वो हार्ट थेरेपी है। पहले तो DG खान में सेंटर भी था आपके पास फॉर ट्रीटमेंट ऑफ HIV पेशेंट्स, लेकिन अब वो फिनिश हो गया, बाकी हॉस्पिटल सारे कर रहे हैं। तो हार्ट होती है HAART, उसमें मल्टीपल 5-6 ड्रग्स है हमारे पास, वो देते हैं। लॉट ऑफ पेशेंट्स टेकिंग इट, और इवन कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं वो ले रहे हैं। जिस तरह आपके पास अमेरिका में है चार्ली शीन, ओके, वेरी फेमस सेलिब्रिटी, ही इज गॉट HIV पॉजिटिव है, वो अपने अभी मूवीज़ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, बाकी उस मेडिकेशन चल रही है। एक बड़ी फेमस पिक्चर है, अगर आप लोग कभी ऑनलाइन सर्च करें, लेडी डायना थी ना, शी वेंट टू अ हॉस्पिटल, वहाँ पे उसने HIV के पेशेंट से हाथ मिलाया था जस्ट टू ब्रेक द स्टिग्माटा। ओके, ठीक है, सो द ट्रीटमेंट इज देयर एंड यू कैन गेट इट डन। आपके पास हुकूमत पाकिस्तान प्रोवाइड करती है, बट ये होता है कि आपको रजिस्टर कराना पड़ता है एक बार। ठीक है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज डिजीज की मस्ट है, और ये सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं है, ये आपकी फैमिली की सेफ्टी भी इसमें होती है। और यूजुअली प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें एंड कंपेयर इट टू द गवर्नमेंट सेक्टर, इज इट एन एक्सपेंसिव थेरेपी, और लाइफ लॉन्ग क्योंकि अब हमने लेनी है? इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज ओवर टाइम इट डज पाइल ऑन, और ये कितनी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इट डज इंक्रीज विद टाइम। एक टाइम था जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी, इट वाज 80,000 पर मंथ, अब कम हो गई है आजकल, इट्स लॉट रिड्यूस्ड नाउ। गवर्नमेंट जो है वो फ्री भी प्रोवाइड कर देती है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इट डज, हमारे ना, मैं कहता हूँ कई मामलों में हेल्थ केयर बहुत अच्छी है बाहर से, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कैन बी गॉटन फॉर फ्री। ठीक है, बट कुछ चीज़ों में फिर जब मेडिसिन शॉर्ट होती है, कुछ हो, तो बंदे को परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसकी थेरेपीज भी मौजूद हैं, बस हमने इस स्टिग्मा को खत्म करने की जरूरत है। वो डिजीज को कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं करती, खत्म नहीं करती, हेपेटाइटिस सी कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है, इससे कम्प्लीटली फिनिश नहीं होता, बॉडी वायरस रहता है, बट एटलीस्ट ये है आपके ट्रांसमिशन लेवल्स भी रिड्यूस हो जाते हैं टू अ लिमिट, बट नॉट टू मच। बट ये ट्रांसमिशन लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, इससे क्या मुराद है कि देखिए आपका ट्रांसमिट कैसे होना है, वायरस के लेवल से। ओके, जब वायरस का नंबर्स कम होगा, ओके, तो आपके पास उसमें होता है, बट हर बंदे का उनकी रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। कुछ में कम्प्लीटली फिनिश हो जाते हैं, कुछ में ये होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ वायरस रहता है। टू बी ऑन द सेफ साइड हम कहते हैं कि आप यही प्रिज्यूम करो दैट यू आर स्टिल एबल टू ट्रांसमिट द डिजीज। ठीक है, ओके, एंड जिन लोगों को है, फिर हम लोग कहते हैं क्योंकि इफ यू वांट टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, वेयर प्रोटेक्टिव बैरियर आपके पास प्रोटेक्शन है, सबसे इजीएस्ट की बैरियर प्रोटेक्शन है। बैरियर आपके पास कॉन्डम्स आते हैं, फेमिडोम्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, अपनी लाइफ जो है वो उस तरह गुजार सकते हैं, और If you go to a doctor, make sure that your syringes are sterilized,
आप पे किसी और पेशेंट चीज़ यूज़ ना यू की हैव टू जाए। फाइट इट रादर देन कि अब आप उससे डरें और फिर और दीगर हमारे इर्द गिर्द जो है उसको देखिए बड़ी स्टिग्मेटाइज करने की जितना जो है आप वो एक चीज़ जरूरत से नहीं है। डरोगे उतना आप उसके अपने माइंड में उसके बारे में मिथ्स क्रिएट करोगे। ओके ठीक है सर, टीबी थी ना एक टाइम पे, जिस घर में किसी को टीबी होती थी, वो बंदा ऐसा होता था कि ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, उसको कमरे में बंद कर देना, उसके बर्तन, अब हम भी कहते हैं बर्तन उसके अलग ही रखो, टीबी को आपस ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन उससे कोई मिल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब हम टीबी के पेशेंट देते हैं, मास्क पहन के फिर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो एवरीथिंग हैज गॉट अ ट्रीटमेंट, जस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट और उसके बाद जस्ट फॉलो व्हाट योर डॉक्टर सेज। सिर्फ साहब कुछ कस्टम के हवाले से कुछ क्रैकडाउन्स किए गए हैं, ज़रा उसकी ग्राउंड रियलिटी बताइएगा, किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो पकड़ा गया है गैर कानूनी तौर पर, और कितनी उनकी मिकदार थी, और अब उनको तल्फ किस तरह किया जाएगा। देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो कस्टम्स जो है वो करता रहता है, और ये एक्टिविटीज़ इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ हैं वो कस्टम्स जो है वो करता है। तो अभी भी रिसेंटली कार्रवाइयाँ जो हैं वो कस्टम की जानिब से की गई हैं। तो अभी एक रिपोर्ट जो है वो जारी होनी है, क्योंकि अब हम साल के आखिरी अब महीने में जो है वो दाखिल हो गए हैं, और आपको शायद याद होगा कि जो साल का आखिरी जब महीना होता है तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स की यही कोशिश होती है कि वो अपना अच्छा एक रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट करें। तो रेवेन्यू तब जनरेट होगा जब आप मैक्सिमम कैपेसिटी में कार्रवाइयाँ जो हैं वो करेंगे। तो इसी तनाजुर में अब दिसंबर का महीना जो है वो तमाम तर डिपार्टमेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये है कि कस्टम ने भी मजीद कार्रवाइयों का आगाज़ जो है अच्छा, वो अगर कर दिया मैं एज ऑक्शन बीट रिपोर्टर आपसे पूछूं, आप आर यू सेटिस्फाइड विद दी कस्टम्स की जो है वो सारी कैंपेन से इस साल की पूरी, अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल फाइनल आंसर दीजिएगा। ऑन कैमरा ओके, ऑन कैमरा इट इज़ ओके। सैयद बुखारी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आपने तफसीलन जो है वो हमें जो मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो कैंपेन्स की जा रही हैं, उस हवाले से जो है वो तफसीलन आगाह किया। डॉक्टर हुमायूं राव, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ही ऐसा टॉपिक जिस पर लोग ज़्यादातर बात नहीं करते, तो हमने जो है वो तफसीलन गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन के जो बिल्कुल आम लोगों के मसाइल होते हैं, लोग क्वेश्चन होते हैं, उसको जो हम आंसर करने में कामयाब हुए होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का ये हिस्सा पसंद आया। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे HIV के हवाले से, और हमने तफसीलन जो है वो उसके सारे जो है वो गुफ्तगू की, प्रिकॉशंस किस तरह लिए जा सकते हैं और बचा इससे किस तरह जा सकता है, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद अब्बास साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे आज हमने बात करनी है स्क्रीन टाइम के हवाले से, ख़ास तौर पर जो बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पे किस तरह के असर पड़ते हैं। कंपैरिजन अब छोटी एज से ही उनके अंदर एक पैदा होना शुरू हो जाता है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान में जो एक ब्रिज का गैप अदा करना चाहिए मोबाइल फ़ोन का, लेकिन उसकी वजह से एक गैप पैदा हो रहा है मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो इस सारी चीज़ों से किस तरह बचा जा सकता है, इम्पैक्ट क्या होता है स्क्रीन टाइम को, और इसको रिड्यूस किस तरह करना है अगर एडिक्शन हो गई है। तो ये सारे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ इसी क्वेश्चन से करना चाहूँगा कि हमारे ये जो स्क्रीन है अच्छी है, बुरी है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए, जो बिल्कुल अगर हम अर्ली एज से ही हम देखें ना, जब अभी बच्चे ने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया तो वो स्क्रीन देख रहा है, उस एज से लेके प्री नर्सरी तक, उस बच्चे के लिए स्क्रीन ठीक है? बच्चे के लिए बिल्कुल भी स्क्रीन ठीक नहीं है। बच्चों का दिमाग अभी ग्रो कर रहा होता है, परवरिश कर रहा होता है, और जो स्क्रीन है ये उनके दिमाग को बड़ी तेज़ी के साथ हिट करती है और उनका डोपामीन बहुत बढ़ा कर रखती है। ओके। जैसे अगर हम किसी दूसरी एडिक्शन को लें तो उसमें भी यही होता है कि जब कोई ड्रग करते हैं तो ड्रग क्या करते हैं, उनके दिमाग का डोपामीन बढ़ाती है, जिससे उनके एक्साइटेटरी इफेक्ट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये बच्चे जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो उससे भी उनको वो डोपामीन मिलता रहता है, जिससे उनका जो वो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ता रहता है। और मैंने एक वो स्टडी देखी जिसमें ये था कि मुसलसल जो बच्चे स्क्रीन के ऊपर रहते हैं और उसको वो देखते रहते हैं तो उनके दिमाग की जो नशो नुमा है वो रुक जाती है, इवन के दिमाग का वज़न भी पूरा नहीं हो पाता। ओके। फ़ौरी तौर पर तो वालिदैन को ये लगता है कि हमने इनको थोड़ा मसरूफ़ कर दिया, कुछ इनको इधर बिज़ी करके अपने लिए कुछ टाइम निकाल लिया, बच्चे इसको देख के खुश हो रहे हैं, बच्चे ये मोबाइल को पकड़ के
जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो बच्चों से वो काम भी वालिदैन करवा लेते हैं जो आम हालात में बच्चे आगे ज़िद करते हैं और वो नहीं करते। जैसे सबसे जो अहम तरीन बात है वो उनको जब वो नाश्ता करवाने लगते हैं या जब कुछ खिलाना पिलाना हो तो वो बच्चों के आगे वो स्क्रीन कर देते हैं कि आप इसको देखें। अब जब स्क्रीन को वो देख रहे होते हैं बच्चे और माँ उनको आहिस्ता आहिस्ता खाना खिला रही होती है तो वो खाना तो खा रहे हैं, मेंटली तौर पर इन्वॉल्व वो स्क्रीन के अंदर होते हैं। यहीं से एक बच्चे के अंदर जो ममता जानी होती है वो ममता नहीं जा रही होती, वो उनको मोबाइल की एडिक्शन जा रही होती है। खाना उनकी जिस्मानी नशोनुमा को तो ठीक कर रहा होता है लेकिन वो ममता कहाँ है? जब बच्चे बड़े होते हैं और माँ बाप की तरह वो मोहब्बत नहीं दे पाते तो वो इसी वजह से नहीं दे पाते कि बचपन में मोहब्बत उन्हें मोबाइल से मिली है, माँ बाप से तो उनको मोहब्बत मिली नहीं। एक वो वक्त था जब हम देखते थे कि माएँ गोद में लेके बैठती हैं, एक नवाला खिलाती हैं, 10 दफ़ा उसे प्यार करती हैं, फिर एक नवाला खिलाती हैं। तो बच्चे का दिमाग देख रहा होता था कि खाने के साथ साथ हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मोहब्बत है वालिदैन की वो भी मिल रही है। अच्छा, जैसे आपने जिस्मानी नशोनुमा की बात की, वहीं पर ज़हनी नशोनुमा की बात कर रहे थे, क्या इसकी वजह से हमारी ये जो बोलने की सलाहियत है बच्चे की, सुनने की सलाहियत है, देखने का तो चले हम डायरेक्टली इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ना, उसकी वजह से उस पर असर पड़ रहा है, जो दूसरी सेंसेस हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन का, क्योंकि बहुत अर्ली एज है बच्चा जो है वो उस टाइम पर डेवलप करे, उसी टाइम पर उसने बोलना सीखना है। मोबाइल देखते हुए ना तो जितनी भी सेंसेस सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं, वो सुन भी रहे हैं, वो उनको एनालाइज भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उनका जो माइंड है ना वो बिल्कुल भी इनोवेटिव या क्रिएटिव नहीं हो रहा होता। वो रेडीमेड चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में जा रही होती हैं, यानी उनको खुद से चीज़ें जैसे दुनिया को वो देखेंगे और माहौल को देखेंगे, वालिदैन से बातचीत करेंगे, वो ये देखेंगे, खुद से तजिया करेंगे, खुद से नताइज निकालेंगे, गलतियाँ करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब वो मोबाइल और स्क्रीन में हैं तो वो हर चीज़ उनको रेडी जा रही है और फिर उनकी लैंग्वेज वही है जो वो सुन रहे होते हैं, फिर उनका सोचना उसी स्टाइल में हो जाता है, उनकी हरकत व सकनात उसी तरह से हो रहे होते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन जो है ये छोटे बच्चों के लिए उनके तमाम बायो साइको सोशल उनकी जितनी लाइफ है उनको बहुत ही अर्ली एज से बहुत बुरी तरह तबाह कर रहा होता है। जैसे मैं कहीं पर एक पढ़ रहा था कि क्योंकि बच्चे जो एक्सेसिव स्क्रीन देखते हैं तो वो पैसिव जो है वो लिसनर्स बन जाते हैं, उनकी जो बोलने की ख़ास तौर पर सलाहियत है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्योंकि बात करने से इंसान सीखता है, लेकिन आप जब स्क्रीन देख रहे हैं तो सिर्फ आप सुन ही रहे हैं, आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से जो बोलने की सलाहियत है वो खास तौर पर इम्पैक्ट होती है। तो फिर ये मिथ है या वाकई ही इसके ऊपर असर नहीं, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो अपनी अगर बातचीत करेंगे भी ना तो वो वही करेंगे जो उन्होंने वहाँ से सीखा हुआ है। बच्चे शाउट करेंगे, बच्चे चीज़ें तोड़े फोड़ेंगे, वो कार्टून देखते हैं वही वो हरकतें करने लग जाएंगे, बातचीत उनकी वोकैबलरी जो है वो जो स्क्रीन से आ रही है वो होती है, उनकी वोकैबलरी वो नहीं है जो हमारी सोशल लाइफ के अंदर होती है। लिहाजा जब वो उन्होंने जब ये सीखा ही नहीं है कि वालिदैन के साथ बातचीत को कैसे करना है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ये चीज़ें तो उनको नहीं आ रही होती ना, तो वो तो फिर अपनी तरफ से खुद ही इंटरप्रेट करके तो वो उसके करेंगे। लिहाजा मोबाइल स्क्रीन जो है वो उनकी बोलने की सलाहियत के ऊपर भी फ़र्क डालता है, उनके सोचने की सलाहियत के ऊपर भी फ़र्क डालता है, तो ओवरऑल सारी उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर वो करता है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा जैसे आपने बताया कि वो चीखने लग जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, ये तो सिम्टम्स एडिक्शन के भी नज़र आते हैं कि जैसे आप मोबाइल या कोई भी एडिक्टिव चीज़ किसी एक शख्स से लेंगे तो वो उसके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज पैदा हो जाएगी। तो पेरेंट्स इस चीज़ से भी बड़ा वो होते हैं कि यार हम जब उनसे ये करेंगे तो वो आगे से उनकी बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं। तो बताइएगा ये अब एडिक्शन की पहली निशानी है कि ये एडिक्शन हो रही है बच्चों को? जी, ये तो बहुत ही आपने एक अच्छा सवाल किया है। एडिक्शन थोड़ी हमें समझना पड़ेगी ना जी। एडिक्शन की बहुत सारी डेफिनेशंस में से एक छोटी सी डेफिनेशन ये होती है, जब आपको किसी एक काम के करने में मज़ा आने लगे और आप उस काम को ज़्यादा करने में बेबसी महसूस करने लगे तो हम कहते हैं कि इनको एडिक्शन हो गई है। अच्छा, अब वो बच्चे उनको मज़ा आ रहा है ना और वो ज़्यादा मज़े की तरफ लेके जा रहे हैं, थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता जा रहा है। जब उसको नहीं करते तो फिर उनको विड्रॉल होने लगता है। एडिक्शन मतलब सिर्फ एक केमिकल एडिक्शन तो नहीं है ना कि आपने कोई केमिकल जिस्म के अंदर डाला और उससे आपको जो है हाई मिला। एक नॉन केमिकल एडिक्शन भी होती है। नॉन केमिकल एडिक्शन में भी वैसे ही इंसान का डोपामीन रिलीज़ होता है, ज़्यादा रिलीज़ होता है जैसे कि किसी केमिकल एडिक्शन के अंदर होता है। अब एडिक्शन के अंदर होता क्या है कि जब आपका डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है तो आपको ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर मज़ा, ज़्यादा रंगीनियाँ, ज़्यादा चीज़ें वो जो हैं वो अपील करना शुरू कर देती हैं। आगे रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डोपामिन बढ़ता है।
एक नॉर्मल आदमी के अंदर इन रिसेप्टर्स की तादाद जो डोपामीन के हैं वो 25,000 के करीब होंगे। ओके। लेकिन जैसे जैसे उनका टॉलरेंस बढ़ता चला जाता है, वो डोपामीन ज़्यादा आने लगता है, तो वो रिसेप्टर्स जो सोचने लग जाते हैं कि जब ज़्यादा आ रहा है तो अब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, हम क्या करें, तो दे स्टार्ट ग्रो इन नंबर्स, तो उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब किसी को एडिक्शन हो जाती है, चाहे वो केमिकल एडिक्शन हो या नॉन केमिकल एडिक्शन हो, तो उनकी तादाद 3 लाख तक भी पहुंच सकती है। ओके। अब जब वो 3 लाख पैदा होते हैं तो फिर नहीं कोई वो डोपामीन आता, तो वो फिर इंसान को तंग करते हुए कहते हैं जब हमें पैदा किया तो हमारी मांगें और ज़रूरतें पूरी करो ना। तो ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उन्हें फिर ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे है, ये जो खुशी है ना, इसका एक ख़ास थ्रेशोल्ड होता है हर इंसान का अपना। मतलब अगर हमें कोई एक बुरी खबर मिले, कोई गम की हमें कैफियत मिले, तो थोड़ी देर के बाद हम उसमें से निकलते हैं और नॉर्मल आ जाते हैं। अगर हम नॉर्मल पर हैं, कोई हमें खुशी की कोई खबर मिलती है या कोई हमारी लॉटरी निकलती है या कुछ और होता है, तो हम उससे ज़्यादा ऊपर चले जाते होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं डोपामीन। ठीक है। यानी हर इंसान ने रहना एक नॉर्मल स्टेट के ऊपर ही होता है। अब एडिक्शन के अंदर क्या होता है कि उनका ये थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ जाता है। ये ऐसे ही है जैसे एसी का वो थर्मोस्टेट है, हम अगर उसको 16 पे रखेंगे तो थोड़ी देर के तो रूम को ठंडा होने के लिए ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा और देर से ट्रिप करेगा। लेकिन अगर हम उसी को 24 पे रख देते हैं तो जैसे ही रूम का एनवायरनमेंट 24 पे वो पहुंचेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। तो जिनका थ्रेशोल्ड वो बहुत बढ़ जाता है, फिर छोटी मोटी खुशी थोड़ी बात जो है वो उनको एक्साइट नहीं करती। तो अब अगर बच्चों के स्क्रीन के हवाले से लें तो उनका जो थ्रेशोल्ड है वो इतना बढ़ा हुआ होता है कि वो थोड़ी यानी उससे हट के कोई उन्हें खुश करने की जो कोशिशें की जाती हैं वो उनको उस लेवल पर लाती ही नहीं है। उनको फिर वही चीज़ लाती है जो उनका डोपामीन सबसे ज़्यादा खारिज करता है। और अर्ली एज में जब डोपामीन और इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही थी तभी आपने उनको स्क्रीन का एडिक्ट बना दिया, तो वो डेवलपमेंट के टाइम पर ही उनका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल ज़्यादा हो गया। बस अब ये बच्चे जिस एज में होते हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये उनका कसूर नहीं है, पेरेंट्स ये उनके साथ एक जुल्म है जो वालिदैन। मैं आपको बताऊँ, बच्चों को जो मोबाइल देना होता है ना, ये बच्चों की कतन कोई ज़रूरत नहीं होती। ये वालिदैन की कोई अपनी हिस्स है जिसकी तस्कीन की खातिर वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। या मतलब हम जिस एज में हैं, हमें मतलब मोबाइल आए को कितना अर्सा हुआ, 20 साल 25 साल, उससे पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती थी। तो अब हमें ये लगता है कि अगर हमने बच्चों से ये चीज़ें दूर कर दी ना तो पता नहीं इनके साथ कोई जुल्म करेगा, तो हम अपनी उस तस्कीन की खातिर हम उनको वो मोबाइल दे देते हैं। फिर हम जिस तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है और जितनी मसरूफियात हैं, हर बंदा बेपनाह मसरूफियात, उन मसरूफियात में वो अपना टाइम बचाने के लिए वो अपने बच्चों को वो मोबाइल दे देते होते हैं। अब बच्चे को और क्या चाहिए? बच्चे को तो एंजॉय कर रहा है, वो उसको तो एंजॉय कर रहा है, डोपामीन रिलीज हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है। फिर वो जब माँ बाप की बात नहीं मानते तो फौरी तौर पर उसे मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चा शांत हो जाए। इससे निकलना कैसे? जैसे वो मैं बात कर रहा था, चिड़चिड़ेपन की एक आदत तो हो गई है ना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करें या कोल्ड टर्की छुड़वा दें, एक दिन ही मोबाइल खींच लें और उनको कहें कि जी आपको नेक्स्ट टाइम से मोबाइल नहीं देना। और अर्ली सिम्टम्स पेरेंट्स क्या देखें कि हाँ ये अब जो है वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल हम अर्ली एज के बच्चों की बात करें, जैसे प्रोग्राम के अगले हिस्सों में फिर हम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो उन सारी चीज़ों पर भी गुफ्तगू करेंगे। अब अर्ली बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, छोटी एज में, उसको एडिक्शन के सिम्टम्स क्या होंगे और पेरेंट्स को फिर उसमें से निकलना किस तरह? देखिए, जिस चीज़ के अंदर भी जान है उनको सुधारा जा सकता है और उनको अपने तरीक़ों के ऊपर लाया जा सकता है। ठीक है, ये तो फिर इंसान के बच्चे हैं ना। हम असल में ना ये घरों के अंदर जो छोटे छोटे क्राइसिस होते हैं ना, हम इन क्राइसिस से घबराते हैं। यानी बच्चे का बेजा चीखना, रोना, ये वो करना, हम इनसे भी घबरा जाते हैं। हम हर वक्त अपने घर के अंदर जो है ना एक अमन की ख्वाहिश रखना चाह रहे होते हैं, एक सुकून बरकरार रखना चाहते हो। तो हमें बिल्कुल इस बात का पता है कि वो लोग जो हर वक्त अमन की ख्वाहिश रखते हैं, ज़िंदगी में उन्हें फिर एक दिन जंग लड़ना पड़ती है। वो जो हर वक्त अमन की ख्वाहिश में उनको मोबाइल देते हैं ना, फिर एक वो वक्त आता है जब एडिक्शन होती है और बच्चा बिल्कुल गलत चीज़ों की तरफ वो बढ़ चुका होता है और माँ बाप के कहने में नहीं आता, तो अब माँ बाप सोच रहे होते हैं, वो फिर उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, बच्चों को डिसिप्लिन करना है और बच्चों को इस जो एक आदत डाल चुके हैं, जिस तरीके से वो आदत डाल चुके हैं, एग्जैक्टली वही तरीका है उस आदत को अनडू करने का। ओके, डिसिप्लिन करना है ना। डिसिप्लिन करने में ये है कि जब भी आप किसी इंसान को भी डिसिप्लिन करें, बच्चे को करें, बड़े को करें, तो हमेशा जहाँ डिसिप्लिन करेंगे वहाँ चीखें तो निकलेंगी।
उन चीखों को सुनने का माँ बाप के अंदर हौसला होना चाहिए। वो जो क्राइसिस पैदा करते हैं उस क्राइसिस को मैनेज करने की माँ बाप के अंदर सलाहियत होनी चाहिए, उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब माँ बाप को पहले से ये सोच लेना चाहिए कि अगर हम इसका मोबाइल ये रोकेंगे तो ये एक क्राइसिस तो पैदा होगा। उस क्राइसिस की मोबाइल लेने से पहले, रोकने से पहले पूरी तैयारी की हुई होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि जब हम मोबाइल लेंगे तो बच्चे का एक ख़ास स्टाइल क्या है जिसमें ये हमें दोबारा तंग करेगा और उसके फिर मोबाइल लेने की कोशिश करेगा। हम उस क्राइसिस को मैनेज करें। उसको मैनेज करने के बेशुमार तरीके हो सकते हैं। हम उन्हें और चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उससे बेहतर इंसेंटिव्स की बात कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशंस दे सकते हैं, अलग से हम उन्हें प्यार कर सकते हैं, कुछ गिफ्टिंग। फिर सबसे बेहतरीन तरीका तो है टोकन इकोनॉमी। आप बच्चों के साथ गोल सेट कर लेते हैं कि भाई अगर आपने इतने आवर्स जो है मोबाइल को टच नहीं किया तो उसके एंड पे आपको कैंडी मिलेगी। अच्छा, ये तो उन बच्चों की बात हो रही है ना जो थोड़े से स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, उनको बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। मैं सिर्फ उन बच्चों का जानना चाह रहा हूँ जो अभी तो स्कूल भी नहीं गए, प्री नर्सरी हैं। उन बच्चों के अंदर अगर आप सिम्टम्स देख रहे हैं, क्योंकि वो भी रोना शुरू हो जाते हैं जैसे आप उनको स्क्रीन देखेंगे। अब तो बच्चे वो खुद ही स्क्रीन ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, एक सर्टेन कार्टून लगा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो उन बच्चों को जरा जानना चाह रहा था। उन बच्चों का सिंपल ये है कि उनको रोके नहीं दे। अपने मोबाइल जो हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है। बच्चों की नज़र ही नहीं पड़नी चाहिए कि आपका मोबाइल कहाँ पे है। आप खुद मोबाइल जो देखें, बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग से चलते हैं। वो देखते हैं कि जब माँ बाप वो लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर हम भी लगेंगे तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो छोटे बच्चे हैं, वो आप उनका रोकें और उसके बाद अपने प्यार को उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है। बिल्कुल ऐसा है कि आप कुछ दिन वो नहीं देंगे, उनको विड्रॉल होगा उसका, रोएंगे, चीखेंगे, सारा कुछ करेंगे। आप उनको और तरीके से, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो ना, तो एकदम से रोकना ही ऐसी चीज़ है जिससे वो रोक सकते हैं। ठीक है। लेकिन साथ में पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो छोटा बच्चा चाहे बड़ा बच्चा। ठीक है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, वो आपसे वैसे पेरेंट्स से उनका जो अटेंशन होता है वो ज़्यादा आपके डिमांड कर रहे होते हैं, और जब आप उनसे मोबाइल लेंगे तो उस वक्त आपने और मज़ीद ज़्यादा उनके ऊपर अटेंशन जो है वो देना शुरू कर देनी है, अगर मैं आपकी बात सही समझूँ। तवज्जो ज़्यादा, प्यार ज़्यादा देना चाहिए ना, टाइम देना चाहिए। पेरेंट्स जो है वो बाकायदा एक जितना टाइम उसको मोबाइल का है ना, वो माँ का पूरा उसके ऊपर, बच्चे का हक है माँ के ऊपर कि माँ उसको टाइम दे। ओके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखो, उस जिस एज के बच्चे की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें बच्चे को क्या लग रहा है, उसको कलरफुल दुनिया नज़र आ रही है। आप उसके इर्द गिर्द कलरफुल चीज़ों के इकट्ठा करना शुरू कर दें। आप उनको वो जो कहानियाँ वहाँ देखते हैं, आप उनको कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें। वो हम देखते हैं नानी दादियाँ कहानी सुनाती थी घंटों, नानी दादियों के वो इर्द गिर्द बैठे रहते थे और उन्हें किसी चीज़ की फिक्र परवाह नहीं होती थी। फिर मोबाइल से हटा के वो उनको टीवी लगा के दे सकते हैं। टीवी के ऊपर बैठे थोड़ा स्विच कर जाएंगे, टीवी के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम बच्चे वो नहीं गुजारते। छोटे बच्चे हैं उनकी वो टीवी तो फिर स्क्रीन हो गई, हम निकलना चाह रहे थे, या आप टेपर ऑफ करने की बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता? टाइम उसका फिक्स करेंगे। ओके। ठीक है ना, और पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे। ठीक है। मोबाइल तो वो अकेले देख रहे हैं ना, वो पूरी देखेंगे। अब उससे क्या होगा कि वो जो मोबाइल में वो जो चीज़ ले रहे हैं ना, टीवी को देखते हुए वो बच्चे बोर हो जाएंगे। वो उतना नहीं देखेंगे, थोड़ी देर देखने के बाद वो ध्यान इधर उधर। सर, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज़ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के स्क्रीन टाइम के हवाले से, उस बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज हमारे सीनियर जो कैमरामैन है ईडी नवाज साहब, उनकी बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अहमर ख़ान साहब मौजूद हैं जो हमें वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। जी अहमर, क्या सूरत हाल है जी वेदर की?
जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर का आज मौसम जो है वो दिन भर खुश्क और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर और गिरदनवा में फ़िज़ा में आलूदगी जो है वो बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और साथ साथ दिन भर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 तक जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। अवामी नमी का तनासुब जो है वो 78% जो है वो देखा गया। और साथ साथ जो है दिन भर मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सुबह के वक्त जो है वो मुल्तान शहर में शदीद जो है वो सर्दी पड़ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती है तो दर्जा हरारत में जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे सर्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन शाम के औकात में हवाएँ चलने की वजह से जो है वो सर्दी दोबारा लौट आती है। रात के औकात में जो है वो रातें जो हैं मज़ीद सर्द होना शुरू हो चुकी हैं। और साथ साथ महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान गिरदनवाह समेत जनूबी पंजाब भर का मौसम जो है यकसा तौर पर रहेगा और साथ साथ जो है बारिश का जो है वो कोई इम्कान जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया। महकमा मौसमियात का मज़ीद ये भी कहना है कि आइंदा 48 घंटे तक मुल्तान शहर का मौसम जो है वो खुश्क और जुज़वी तौर पर अबल आलूद रहेगा। कहीं कहीं हल्के बादल जो हैं वो भी होंगे। और इसके साथ साथ जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है तो तिबी माहिरीन का भी कहना है कि शहरी जो हैं वो खसूसी तौर पर एहतियाती तदबीर पर अमल करें ताकि मुख्तलिफ पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने तफसीलन जो है वो हमें आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह अहमद बता रहे थे कि आपने जो तलकीन की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, और वैसे भी हमें इन जनरल जो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपने उन चीज़ों का एहतियाती तदबीर जो अपनानी है उस पर अमल करें ताकि आप अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रख सकें। डॉक्टर सर, हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों की स्क्रीन टाइम को किस तरह जो है वो कम किया जा सकता है। हमने उन बच्चों की बात की कि आप बड़ी स्क्रीन दे सकते हैं, उन्हें टीवी की स्क्रीन दे सकते हैं। अब वो बच्चे जो स्कूल में अब दाखिल हो चुके हैं, हमारा हाँ अब ये भी चीज़ आ रही है, अलमिया ये है कि होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप पे आ रहा है। बच्चों ने जो है वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि जी मैंने वो एक फ़लाँ लेक्चर जो है वो देखना है, या टीचर ने हमें कहा है कि हमने स्क्रीन पे देखना है। तो वो तो फिर मजबूरी बनती जा रही है, जैसे जैसे वो क्लास में प्रोग्रेस करेंगे मजबूरी बनती जाएगी स्क्रीन। तो उस टाइम पर एडिक्शन से किस तरह बचना है? देखिए, पहले तो ये ना कि अगर उनको एडिक्शन हो चुकी हुई है जी। फिर तो लाजमी बात है कि बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट या एडिक्शन एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे हेल्प उन्हें लेनी चाहिए। अगर वो एडिक्शन के लेवल पर है, यानी एडिक्शन का लेवल क्या होता है कि अगर वो मोबाइल उनको नहीं मिलता तो वो उनका डिप्रेस्ड मूड और उनके अंदर चिड़चिड़ापन, आवाज़ारी, नाफरमानी, खाना पीना छोड़ देना और सिवाय उसके ज़िद लगा लेना वालिदैन के साथ, यानी और किसी भी एक्टिविटी को ना करना। ये वो वक्त होता है जब ज़ाहिर है उन्हें एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब आपने ये बात पहले कर दी, मैं ज़रा प्रोग्राम थोड़ा सा इसी आगे जाके ये बात करना चाह रहा था। इस टाइम पे पेरेंट्स को फिर क्या करना चाहिए? वो तो बच्चों को कुछ तो पेरेंट्स को बेमाना पीटना शुरू कर देते हैं, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो इसकी थी आदतें बिगड़ गए ने, तो उस तरफ वो फिर बच्चों को किस तरह जो है वो पेरेंट्स को किस तरह रियलाइज़ होगा कि यार इसको कोई हो सकता है, कोई जहनी बीमारी हो चुकी है। वो अर्ली सिम्टम्स भी बताइएगा जहाँ से पेरेंट्स रियलाइज़ करें कि नहीं यार इसको मारने से बहाल नहीं होगा, हमें प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना पड़ेगा। सिम्टम यही जो मैं भी आपको बता रहा था, लेकिन इनकी सेवेरिटी अभी कम होगी ना, ठीक है, जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो अपने तौर पर उसको मैनेज कर सकते हैं। पेरेंट्स को बिल्कुल पता होना चाहिए कि अब इनका जो स्कूल का सिस्टम है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो सारा व्हाट्सएप ऑनलाइन ये वो आता है, उनको पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए उनकी स्टडीज़ के अंदर कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर वो की जा सकती हैं, उनको वो अंडरस्टैंड करें। और बच्चों को इस बात की तरगीब देते रहना चाहिए कि आपको ये जो लैपटॉप या मोबाइल हमने देना है ये उस होमवर्क के करने के लिए, जब ये फिनिश हो जाए तो फिर उसके बाद आपको इसका अलाउ नहीं है। फिर अगर वो जाहिर है, मैं एक बात यहाँ पर कहूँगा कि हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं ना, हम कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ें जिनका आने वाले सालों में उनको पता चलना है, वो अगर अभी भी पता चल रहा है उन चीज़ों का, अगले सालों में भी तो पता चलेगा। लेकिन अभी जब उनको पता चल रहा है तो एक कंट्रोल तरीके से उनको एक्सेस दें, यानी उनका आप टाइम बना सकते हैं जी, इतने देर के लिए, इतने घंटे के लिए आपने अपना होमवर्क इसके ऊपर कर लिया, अब इसके बाद जो आपका टाइम है बाकी एक्टिविटीज़ उनके साथ उनको रखें ना। मसलन जैसे आप उनको खेलने की तरफ राग़िब करें, ग्राउंड्स की तरफ ले जाने लगे, ख़ुद अगर वॉक करते हैं उनको साथ ले जाएं, बाहर कोई माँ जो है वो शॉपिंग के लिए जाती है तो उसको साथ लेके जाए, फादर, यानी अपने साथ साथ वो रखें ताकि उनका जो अज़ाफ़ी टाइम है वो इन एक्टिविटीज़ में गुजरे। फिर इस उम्र में बच्चों के
दोस्त होने चाहिए। आमतौर पर हमारे जो मुआशरे का फिर इस बात स्ट्रक्चर को यहीं है। से कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम दानियाल साहब, मैं आप ठीक हूँ ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सवाल, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है जी। आज का आपका ना सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मगर आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल ही परफेक्ट कर रहे हैं, मगर वालिदैन कुछ आपकी बातों को ना ऐसे समझ रहे होंगे, ये ऐसे कह रहे हैं, तो वालिदैन ना अपने बच्चों को खुद मोबाइल देते हैं, खुद कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, हम किचन में काम कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। ये वालिदैन की बहुत गलत बात है कि बच्चों को मोबाइल देके खराब करते हैं, मगर ये नहीं होना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेशन पे तवज्जो दें। जब बच्चे मोबाइल पे लग जाते हैं तो ये उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले। ये रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि उनको कहेंगे मोबाइल ना दिया कर, पढ़ाई की तरफ तवज्जो करें। जी दानियाल साहब बहुत शुक्रिया, आप रेगुलरली जो है हमारे प्रोग्राम को जो है वो देखते हैं और गाय बगैम फीडबैक ही देते रहते हैं, और आपका सवाल का जो है वो मैं आंसर लाजमी जो है वो जाहिद साहब से लूँगा। जनाब जैसे सर बात कर रहे थे कि पेरेंट्स भी आगे से ये जवाब देते हैं कि हम क्या करें। हमारे मैं अपनी ज़ाती तौर पर मैं कज़न्स की एग्जांपल कोट करता हूँ हमेशा जब इस मौजूद पर बात हो रही थी, जब तो तेरे होंगे ना फिर कल कर लें तो वो कहते हैं जब आपके 2-2 3-3 बच्चे होंगे ना और घर भी देखना होगा तो फिर मेरे से बात करना। तो फिर इस सारी चीज़ों से पेरेंट्स ने भी निकलना है, तो वो कोई टॉयज इस तरह के हो सकते हैं या बच्चों को जो है वो जैसे आप हेल्दी एक्टिविटीज़ के बता रहे थे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, दोनों पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसका हल भी बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं पहले बात करते हुए ना थोड़ी सी मैंने ये बात की थी, मसला बच्चों में इतना नहीं है। मसला है वालिदैन का ना। यानी अगर बच्चों को ये तरबियत देनी है तो मैं कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत देने से पहले ना ज़रूरी है कि वालिदैन तरबियत में आए, और बाकायदा वालिदैन को इसकी काउंसलिंग ले लेनी चाहिए कि अब हमारे बच्चे हैं और हम जिस दौर में रह रहे हैं इसमें ये इन्वॉल्वमेंट मोबाइल की है, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम पहले दिन से उनको ये आदत डालें ही ना। यानी बेहतरीन तो ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये बड़ी तेज़ी के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें फेस करना पड़ेगा, तो हम अभी से इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। और वो कंट्रोल क्या करते हैं, वही वालिदैन अपने मोबाइल की हिफाजत करना शुरू कर दें, क्योंकि वालिदैन के मोबाइल पड़े होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो देखते हैं एक अच्छा स्क्रीन है, ये बाकी सारे माहौल से इसके ऊपर जो चीज़ आ रही है ना, ये ज़्यादा रंगीन है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसकी तरफ वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अपने मोबाइलों की वो हिफाजत करें तो मसला उनका मतलब शुरू होने से पहले हल हो सकता है। लेकिन अगर ये मसला शुरू हो गया है, अब बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर पेरेंट्स को चाहिए कि उनको डिसिप्लिन करने के लिए वो सारे स्टेप्स लें। और डिसिप्लिन करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जब आप उनको इस चीज़ से रोकेंगे तो जो क्राइसिस पैदा होगा ना, उस क्राइसिस की मैनेजमेंट जो है वो आपके पूरे ज़हन में। यानी जब हमें ये बिल्कुल पता हो ना कि जब हम इससे मोबाइल ले लेंगे बच्चा ऐसे रिएक्ट करेगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए अच्छा बच्चा ऐसे रिएक्ट करेगा, मैंने इसको ऐसे मैनेज करना है, ये ऐसे रिएक्ट करेगा, मैं इसको ऐसे मैनेज करता हूँ। एक छोटी सी मिसाल, वो एक फैमिली आई तो उन्होंने ये कहा कि वो हम तो बच्चे से वो लेते हैं, वो तो फर्श पे लेट जाता है और लंबी वो मतलब उसका रोना धोना वो सारा वो शुरू हो जाता है, तो हम वो क्या करना चाहिए ना हमें। तो मैंने कहा कि बच्चे को रोने दें, उसको बता दें कि चूँकि ये मोबाइल जो है ये अब आपको नहीं मिलेगा फलां एज तक, या अगर आप तो बतौर रिवॉर्ड मिलेगा। यानी मोबाइल को बतौर रिवॉर्ड यूज़ करें ना, कि वो उससे कहें कि आप ये होमवर्क करें, आप ये कोई इजाफी कारकर्दगी कोई अच्छी हैबिट अपनाएं, इसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको इतनी देर के लिए मोबाइल टोकन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, इसको ज़रा तफसीलन जो है वो जाहिद साहब बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो किस तरह जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, और ये जो कितना डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करता है आपकी बच्चों के ख़ास तौर पर ब्रेन हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। नाज़रीन इस पर तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सलमान ज़मीर साहब मौजूद हैं जो हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी सलमान साहब, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सरकारी रेट लिस्ट में जो है वो मामूली कमी देखने को मिली है। सब्ज़ी और फलों की कीमतों में जो इस वक्त कमी आई है वो 2-3 रुपए से ज़्यादा नहीं है, मगर जब के मार्केट में आते हैं तो वही सब्ज़ी फल जो हैं वो अच्छे खासे
50 से 100 रुपए के डिफरेंस से जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। और खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर जो हैं वो आवाम को दोनों हाथों से लूटते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस पर इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो भी गैर फाल नज़र आते हैं और शहरी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। बात करेंगे हम इस वक्त टमाटर की, तो टमाटर का रेट 66 रुपये मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में इस वक्त वो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। प्याज का रेट भी 66 रुपये मुकर्रर किया गया, मगर वो मार्केट में 90 से 110 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से आलू जो है वो सरकारी रेट लिस्ट में उनका 58 रुपये है, हरी मिर्च इस वक्त 60 रुपये है, जबकि आलू जो है वो 100 रुपये मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में इस वक्त अगर देखा जाए तो ये भी 20-30 रुपए के डिफरेंस से जो है वो ज़्यादा महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी तरीके से सरकारी रेट इसमें बंद गोभी जो है वो 116, गाजर 70 और चुकंदर जो है वो 80 रुपये किलो, जबकि पालक जो है वो 30 रुपये किलो उसका रेट जो है वो मुकर्रर किया गया, मगर आम मार्केट में बंद गोभी 160, गाजर 90, पालक 70 और चुकंदर जो है वो 120 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। एक आम शहरी के लिए फल भी ख़रीदना इस वक्त ख्वाब बन चुका है, और ख़ास तौर पे अनार की बात करें और अंगूर की बात करें तो एक गरीब शख्स अनार और अंगूर चख भी नहीं सकता, खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर अंगूर की बात की जाए तो सरकारी नरखों में वो 750, सेब 300 और कंधारी अनार 500 रुपये किलो मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में अंगूर 900 रुपये, कंधारी अनार 650 रुपये, सेब 350 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 342 रुपये, गंडेरी 70, लाड़काना का अमरूद जो है वो 192, मौसमी 60 रुपये किलो जो उसका रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि शकरकंदी 150, जापानी फल 350 और जबकि केले जो है वो 120 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ती और म्यारी सब्ज़ियाँ और फल ख़रीद सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान ज़मीर साहब, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के क्या रेट चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो सरकारी रेट लिस्ट में और जो हमें मार्केट के रेट में जो एक गैप है वो जल्द अज जल्द फिल किया जाएगा, इंतज़ामिया की तरफ से इस पर कार्रवाइयाँ होंगी और जो एक्चुअल रेट्स हैं उसके ऊपर जो है वो जो हमारे हम लोगों को चीज़ें जो है वो सस्ते दामों पर मिलना शुरू हो जाएंगी। जनाब, हम अपने टॉपिक पर दोबारा वापस चलते हैं। हम स्क्रीन टाइम पर बात कर रहे थे, मैंने आपसे बात की कि एक छोटी एज में तो चलें आप पेरेंट्स जो है छुड़वा सकते हैं, स्कूल गोइंग एज है उस टाइम पर बच्चों के लिए बच्चों को स्क्रीन छुड़वाना एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। आप वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे वो किस तरह की जा सकती है कि किस पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब वो मोबाइल जो है वो छुड़वाएंगे, तो किस किस तरह के क्राइसिस आ सकते हैं और फिर उनको मैनेज किस तरह करना है? जब उनको मोबाइल नहीं मिलता तो लाजमी बात है कि वो क्राइसिस पैदा करते हैं। अब उनको डिसिप्लिन तो करना है, तो हर बच्चे का ना एक अपना अपना ख़ास स्टाइल होता है। जैसे एक लाइफ स्ट्रेटजी है कि पीपल डू व्हाट वर्क्स, तो बच्चे भी ये सीख लेते हैं कि हम किस तरीके से हम बिहेव करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आखिर ये मजबूर होकर ये हमें दे देंगे। ये मतलब जैसे वो हम एक मिसाल है ना बड़ी पॉपुलर है कि एक खातून जो है वो अपनी सहेली से बात कर रही है, अब बाहर आइसक्रीम वाला आया है, अब उन्होंने घर के अंदर रूल ये था कि बच्चों को हमने आइसक्रीम लेकर नहीं देनी, बहुत ठंड है ये वो। अब वो बच्चा ये देख लेगा कि माँ इस वक्त बहुत ही बिजी है और बड़ी अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही, तो वो आके मम्मा आइसक्रीम 2 दफ़ा ना करेगी, वो फिर वो देख लेगी कि बात माँ ने नहीं छोड़नी, बच्चे ने सीख लिया हुआ है। वो तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा वो माँ क्या करेगी, वो अपनी अगर फ्रेंड को होल्ड नहीं करवाती कि मैं पहले इस क्राइसिस को मैनेज कर लूँ, वो उसको ये लगा कि मैं बड़ी बातों में मसरूफ़ हूँ, मेरा अपना मज़ा ख़राब हो जाएगा, वो कहेगी अच्छा ये ले जा खा, यानी बच्चा जीत गया। अब बच्चे ने यहाँ पे ज़िंदगी में क्या सीख लिया कि जब भी माँ के लिए कोई मजबूरी खड़ी कर देंगे, माँ उस मजबूरी को पाट नहीं पाएगी और वो हमारी बात को मान लेगी। तो इस तरह से जब बच्चों को वो मोबाइल नहीं मिलेगा तो हर बच्चा अपना अपना एक ख़ास तरीक़ेकार सीख लेता है। यानी वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए, मतलब 5 दफ़ा 10 दफ़ा नहीं दिया मोबाइल तो वो आप देखेंगे कि उसका हर बच्चे का ना एक ख़ास स्टाइल उभर कर आएगा। यानी एक ही तरह से सारे बच्चे रिएक्ट नहीं करते। कोई बच्चा ऐसा होगा वो खाना छोड़ देगा, ज़िद करके एक कोने में बैठ जाएगा, मैंने तो खाना नहीं खाना। वक्त गुजरता जा रहा है, अब माँ देख रही है तो खाना नहीं खा रहा, वो तो खाना नहीं खा रहा, आखिर वो माँ है उसके दिल को खिंच पड़ेगी, वो कहेगी अच्छा बैठिए। उसने सीख लिया कि माँ से खाने की न खाने की ज़िद करके अब उन्हें समझना चाहिए कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। एक बच्चा जो है वो रोना धोना लेटना वो शुरू कर देता है, वो उसने शोर शराबा मचाना शुरू कर देता है। माँ थोड़ी पुरसकून रहने की आती होती है, वो कहती है कि अब ये इतना हंगामा शंगामा हो गया है, वो
दे देगी मोबाइल, उसको मैनेज नहीं करेगी। अच्छा, अब वो वाला बच्चा जो एक कोने में होकर जाकर बैठ जाता है ना, उसका तरीका ये होता है कि उसके इर्द गिर्द मतलब दूसरे बच्चों को, जैसे कज़नों के बच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं, उन बच्चों को बुलाते रहना चाहिए। वो आए, उनके सामने चीज़ें रखें खाने की, उनको खिलाना शुरू कर दें। और साथ में आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो बच्चा उठेगा, जब उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और वो खाना खाना शुरू कर देगा। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम कुछ भी कर लें, हमें उसके बदले में तो कुछ मिल सकता है, लेकिन हमें ये नहीं मिलना चाहिए। यानी हम ये जो हम वालिदैन कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये बात ठीक इतनी नहीं है जितनी हमारे बच्चे हम वालिदैन को समझते हैं। वालिदैन बहुत अच्छे तरीके से ये समझ लेते हैं कि ये जो वालिदैन हैं इनको किस तरीके से जिज करके अपनी बात को मनवाया जा सकता है, उस बात को उन्हें अंडरस्टैंड करने की। और ये जैसे आप जाहिर सा बात करें कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लाइफ में जाके उस बच्चे ने चैलेंजेस फेस करने हैं, अगर हर चीज़ उसको प्लेट में बचपन से ही मिलना शुरू हो जाएगी, उसकी एक आदत डेवलप हो जाएगी कि अगर मैं रहूँगा या कुछ करूँगा तो मुझे वो चीज़ इवेंचुअली मिल जाएगी। लाइफ ऐसी नहीं है, जब बड़ा होगा बच्चा नहीं है, उसको ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाहिश उसकी पूरी हो। लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं है। हर बिहेवियर की एक कॉस्ट होती है जो हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी वो भरनी पड़ती है। अच्छे बिहेवियर हैं तो उसकी कॉस्ट है, बैड बिहेवियर है तो उसकी कॉस्ट हमें वो करना पड़ती है। तो टाइमली इन चीज़ों को तवज्जो देनी चाहिए। वालिदैन को अपने बच्चों के उन स्टाइल्स को देखना चाहिए कि कौन से तरीके से, कौन से बिहेवियर से ये हमें मजबूर कर लेता है, और उसको मैनेज करने के लिए वो फिर उन्हें सीख लेना चाहिए। मसलन वो रोता है ना, आप उसको उठाएं और उसकी तवज्जो जो है दूसरी तरफ लेके जाएं, उसे प्यार दें। अब आप देखें कि अब वालिदैन बच्चों को कितना अपने साथ लिपटाते हैं। जब एक माँ बच्चे की रिगार्डलेस ऑफ हिज एज कि वो 12 साल का है, 10 साल का है, जब वालिदैन अपने बच्चों को लिपटा कर रखते हैं ना, तो उनका वो जो वालिदैन के अंदर ऑक्सीटोसिन होता है ना, मोहब्बत का हार्मोन होता है, वो बच्चों के अंदर भी पैदा होता है। और मोहब्बत, और उनको लगने लग जाता है कि ये वालिदैन हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और याद रखें, जहाँ इंसान को ये एहसास हो जाए ये मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इंसान को उनकी नाराज़गी का डर रहता है, वरना उस डर से निकल जाते होते हैं। तो उस डर की वजह से वो माँ बाप की बातों को मानना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं यार इतने प्यार करने वाले ये हैं, जब ये इतना प्यार करते हैं, अगर हमने इनको नाराज़ कर दिया तो क्या बात है। एक ये बात है। दूसरा ये है कि जब हम उनको नहीं देते तो एक उनकी ज़िंदगी में अचानक खला पैदा होगा ना। पहले करते 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 अब मोबाइल रुक गया है, अब खला पैदा हो गया। उस खला को अगर बच्चे अपने तौर तरीक़ों से पूरा करने लगेंगे तो लाजमी बात है एडिक्शन जो है वो शिफ्ट करती है, क्योंकि डोपामिन तो चाहिए वो एक से दूसरी चीज़ में। और हमेशा जो कोई गलत चीज़, बिहेवियर, रवैया चीज़ होगा ना, डोपामिन उससे ज़्यादा इंसानी, क्योंकि इंसान अगर अपने दिमाग को आज़ाद छोड़ दे ना तो ये हमेशा ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ता है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ता है, हरकतों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उनमें मज़ा ज़्यादा होता है। ऑटोमेटिकली अगर बच्चा उसको फील करना चाहेगा ना तो वो किसी और इल्लत का शिकार हो जाएगा। ठीक है ना। अब मतलब जिस एज में जा रहे हैं यहाँ पर उनकी जुवेनाइल एज शुरू हो जाती है, वहाँ पर और चीज़ें, मामलात वो शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उधर वो एंजॉयमेंट उनको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है ना इस खिलाक को मद्देनज़र रखते हुए वालिदैन के इस खिलाक को ऐसी चीज़ों से पूर्ण करें जो कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनको फ़ायदेमंद हो जाए। अब उनका मोबाइल उन्होंने छोड़ा, किसी काम में उनका दिल नहीं लग रहा, अब वो दिल पैदा करने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए, उनकी जितनी भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ उनके अंदर या उनके बिहेवियर्स को उन्होंने बनाना है, उनको गेम की शक्ल में पेश करें। मोबाइल में भी क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ में गेम पेश करें। मसलन स्टडी नहीं कर रहे, उनका दिल नहीं लग रहा, सारा उधर है, माँ बाप इन्वॉल्व हो ना उनकी स्टडी के अंदर, तो वो क्या कहेंगे कि आए आज आपका ये होमवर्क है, हम ये बनाते हैं। अब गेम कैसे बनाएंगे, रिवॉर्ड सिस्टम, गेम कैसे बनाएंगे। गेम में हमेशा जो मज़ा है वो कहाँ से आता है। मसलन अगर क्रिकेट है ना, वो हम सारा दिन देखते रहें, एक बंदा गेंद फेंक रहा है, एक हिट कर रहा है, 8-10 खड़े हुए हैं उसको पढ़ने के लिए, सारा दिन एक ही सीन हम देखते हैं, लेकिन हमारी इंजॉयमेंट और मज़ा कितना ज़्यादा, तो कहाँ से आता है, वो आता है स्कोर बोर्ड से। बिल्कुल। अब ये स्कोर बोर्ड्स हम उनकी ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम लगा दें, उनको बता दीजिए इतने पेजेस हैं, ग्राफ की शक्ल में ये वो इतने पढ़ लिए, इतने रहते हैं, इतना करना है। सर इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमने ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सो वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वो रिवॉर्ड सिस्टम क्या होना चाहिए, कि किस तरह बच्चे से वो एडिक्शन तो छुड़वानी है, वो जो स्क्रीन की उसको एडिक्शन हो गई है, और उसके लिए अब हमने क्या क्या करना है। जैसे सर ने बताया कि अब बच्चे को जो है वो बिहेवियर, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ज़रा नोट करना शुरू कर दें पेरेंट्स जो हैं वो, और जो है वो रिवॉर्ड सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। सर आप रिवॉर्ड सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे थे, किस तरह जो है वो बच्चे को किया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीन अब मस्ट है जी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए रिवॉर्ड सिस्टम बहुत काम करता है। बच्चों की पसंद नापसंद को देखते हुए आप उन्हें पहले से बता सकते हैं कि अगर आप अपने अंदर इस बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे तो इसके ऊपर आपको ये इनाम मिलेगा। अच्छा, ये हम कुछ वालिदैन गलती आजकल ये कर रहे हैं कि वो मेरी बातें सुनी, किसी और की बातें सुनी, उन्हें लगने लग गया कि अच्छा ये जो मोबाइल है ये हम ले, बहुत ख़तरनाक चीज़ हो गई है, ये बच्चों को नहीं देना, वो ले लेंगे। वो जो लेने का उनका स्टाइल है ना, वहीं से भी बच्चा ख़राब हो रहा था। मतलब वो छीन लेंगे, वो उससे ले लेंगे और उसको नहीं देंगे। जब वो रोएगा धोएगा, ऊपर से डांटेंगे, ऊपर से वो नाराज़ होंगे, यानी उनको ये लग रहा है कि इस तरीके से सीखो। इसकी बजाय आप बच्चों से बातचीत करने के तरीके सीख लें कि बच्चों से कैसे बातचीत की जाए। उनसे बातचीत करते हुए उनको ये बताएं कि इसके नुकसानात क्या हैं, स्क्रीन एडिक्शन के नुकसानात क्या हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ दो तरीक़ों से किसी एक काम को करता है या उसको छोड़ता है। वो दो, एक को हम कह लें कि अवे फ्रॉम मोटिवेशन है, एक टूवर्ड मोटिवेशन है। यानी या तो वो इसलिए उसे छोड़ेगा कि उसके नुकसानात से मुकम्मल आगाही हो जाए कि ये करने से मुझे ये होगा, या फिर वो इसलिए करता है कि इसको ना करने से मुझे ज़िंदगी में ये फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप एज 5 से लेके 19 एज तक मुसलसल इस बात को कई बार बैठ के उसके साथ बातचीत करके उसके नफ़ा और नुकसानात को बताते हैं, तो फिर वो बच्चा ये समझता है कि मैंने क्या, क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, बार बार याद दहानी कराते रहना ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अच्छा, अब जो असल बात कि जब वो ये सारी बातचीत कर रहे हो तो उस बातचीत में उनको ये बताना चाहिए कि अगर इसको नहीं करोगे तो इसके बदले में ये मिलेगा, टूवर्ड मोटिवेशन दे। क्योंकि वो अब क्या मिलेगा, वो बच्चे से ही पूछा जा सकता है, जी आपको क्या चाहिए। अगर आप इसको कंटिन्यूसली जो है 1 वीक सिर्फ अपने पढ़ने के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको 1 वीक के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी। वो बच्चा बताएगा आप मुझे फ़लाँ पार्क में ले जाएंगे, डन हो गया जी। अच्छा, फिर उसको गाहे बगाहे वो आप याद भी कराते रहें। बच्चा ये कहता है नहीं मुझे वो फ़लाँ कोई पहनने की कोई चीज़ चाहिए, या बच्चों को बड़े कलरफुल किस्म की पेंसिलों की ज़रूरत होती है, मुझे ये एक बॉक्स चाहिए जिसमें कलरफुल पेंसिल, वो बताए। अगर वो नहीं बताए तो आपका बच्चा है ना, आपको इतना थोड़ा अंदाज़ा कर लेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो जिसके शौक़ में ये पूरा हफ्ता गुजार देगा वो, और जब वो ख़त्म हो तो वो उसको दें। बच्चों की कामयाबियों को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए वालिदैन को। और कामयाबियाँ बच्चों की क्या होती हैं, वो कामयाबी ये नहीं है कि वो अच्छा ग्रेड लेके आ जाए। कामयाबियाँ ये हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आप चाह रहे हैं छोटे छोटे बिहेवियर को अडॉप्ट करता चला जाता है। मसलन एक माँ ये कहती है कि भाई बाकी सब ठीक है, लेकिन जब हम सारे खाना खा चुके हैं ना, अपने अपने बर्तन उठा के सिंक में जाकर सबने खुद रखने। अच्छा, बच्चे को पहले आदत नहीं थी, अब जब वो वालिदैन उसके सामने कर रहे हैं, वो मॉडलिंग से सीख रहा है, फिर साथ में बताया जा रहा है, जब वो जाके रखना शुरू करता है 2 दिन देखने के बाद आप बच्चे को बिठा लेते हैं और बाकायदा उसको बताते हैं कि आप ये अच्छा कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट करें। और उसको सेलिब्रेट आप थोड़ी सी क्लैपिंग से भी कर सकते हैं, उसको और आप किसी और चीज़ से, क्योंकि बच्चों को सेलिब्रेशन बहुत ही ज़्यादा अपील करती हैं। वो छोटी सेलिब्रेशन हो, वो बर्थडे पार्टी हो, कोई भी, तो बच्चों को ये एहसास आता है कि देखिए हमने कुछ किया। इंसान को एप्रिसिएशन उसकी एक इंसानी कह लें कि बुनियादी ज़रूरतों में है, एप्रिसिएशन है। सर इसी में कुछ लोग जो है वो तजावुज़ भी कर जाते हैं, एक्सेस मोहब्बत हर चीज़ पे बच्चे को जो है वो सेलिब्रेट करना। वो बचपन में हम सुनते थे कि पेरेंट्स को जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेलना चाहिए, माँ जो है वो बहुत ज़्यादा अगर मोहब्बत करी है तो बाप को ज़रा वो शेर की आंख रखनी चाहिए। तो ज़रा इसमें बताइए कि आइडियल केस सिनेरियो क्या हो सकता है। बिल्कुल जाहिर है नॉर्मल रवैया रखना ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी बात को आप ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो वो उसके अलग से नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। तो वही जो मैंने शुरू में आपको बताया कि जब ज़्यादा किसी चीज़ में मज़ा आए या ज़्यादा हम किसी को करेंगे तो उसके नुकसानात हैं। नॉर्मल रखना चाहिए, वो टाइम का गैप रखना चाहिए।
फिर बच्चों को जो आपने लास्ट बात की, वो आपने क्या पूछा अभी? एक्सेस ऑफ वो पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या गुड कॉप बैड कॉप खेलना चाहिए। हाँ, एक पेरेंट बहुत अगर मोहब्बत करे तो दूसरे को अच्छा, अब यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वालिदैन के लिए, वो ये है बच्चे के बारे में वालिदैन आपस में कितनी बातचीत करते हैं बच्चे से अलग तन्हाई में। जो वालिदैन अपने बच्चे को तन्हाई में डिस्कस करते रहते हैं तो दोनों वालिदैन बच्चे के बारे में हमेशा एक ही पेज पे होते हैं। और वो एक पेज होता है, यानी बच्चे ने अब ये सोचा ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये कोई चीज़ है, अच्छा जाकर उसने वालिद साहब से बात की, वालिद साहब ने अब देखा कि नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल इसको अलाउ नहीं कर सकता, वो कहता है नहीं ये आपको नहीं मिलेगी। बच्चा अगर दिल में ये सोचता है ये पता नहीं वालिद साहब का मूड ठीक नहीं है इस वजह से ना कर दी है, या ये वैसे ही जब भी मैं कोई कहता हूँ ये ना मना कर देते हैं, माँ जी मान जाती होती हैं, वो कहते हैं माँ जी से जाके मनवाता हूँ। वो जाता है वालदा के पास और जाकर उससे बात करता है कि वो मुझे ये फलान चाहिए। अब पहले से तन्हाइयों में बातें की होती है और उनको पता होता है कि ये चीज़ अलाउ नहीं करनी, माँ भी नो कहेगी। जाहिद अब्बास साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। हमने तफसीलन हर चीज़ पे जो है वो आज गुफ्तगू की, पेरेंटिंग किस तरह की होनी चाहिए, ख़ास तौर पर इन टुडेज़ डे एंड एज जो हमारी स्क्रीन की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम रह रहे हैं, ज़रूरत है हमारी स्क्रीन, लेकिन बहरहाल उसका एडिक्शन भी हमने नहीं बनने देना। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया। गाए बगाए हमारे प्रोग्राम के जो है वो फीडबैक हमारे फेसबुक और ये इंस्टाग्राम के चैनल्स पर दे दिया करें। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।